शुक्रवार की सुबह और इस वक्त विदेशी बाजार से ढेर सारे संकेत, ढेर सारी अनिश्चितताएं और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत। इजरायल का ईरान पर अटैक, राजधानी तेहरान पर बम गिराए, दर्जनों न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की चाल पर ब्रेंट $75 के पास ट्रेड करता हुआ। इजरायल के ईरान पर हमले के ग्लोबल बाजारों पर संकेत और बिकवाली जो है ये हावी होती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की खबर आती हुई। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया गया है। तेहरान के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायल की मिलिट्री ने ये कंफर्म किया है। हमले की कंफर्मेशन इजरायल की मिलिट्री की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि हमारे पायलट ईरान में कई लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत कर दी है। ये ऑपरेशन जितने दिन लगे जारी रखा जाएगा, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान इससे काफी हद तक पहुंचता हुआ दिखेगा और इसका सीधा असर हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब मार्केट पर नजर आ रहा है, कच्चे तेल की चाल पर नजर आ रहा है। इस सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से बिकवाली के यहां पर इंप्लीकेशंस, करीब 250 अंकों की बिकवाली। एशियाई बाजार में गिरावट, बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने, सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया गया है और साथ ही एनरिचमेंट फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायल ने हमले की कंफर्मेशन दी है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान हमारे सामने आया है और उनका ये कहना है कि उनके पायलट्स ईरान में कई टारगेट्स देख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं और वहां पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत कर चुके हैं। तो ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज जो है वीक साइड देखने मिल रहे हैं और एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो गया है जियोपॉलिटिकल जो है सिनारियो में। और अब कहेंगे कि इजराइल ने जो है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया। ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो इम्प्लाइड ओपनिंग भी नेगेटिव साइड में है और अक्रॉस द वर्ल्ड जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट्स वीकर साइड में है। लेकिन बाजार के सबसे बड़े ट्रिगर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इजराइल का ईरान पर हमला हो गया है। डाउ फ्यूचर्स 600 अंक नीचे हैं। एशियाई बाजार भी हरे आप कह सकते हैं लाल निशान में है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 250 अंक ऑलरेडी फिसल चुका है। क्रूड में बड़ी उबाल आई है। कल हमने देखा था 5% क्रूड ऊपर था, आज जो है ओवरनाइट बात करें तो 7% क्रूड ऊपर है, $75 प्रति बैरल के ऊपर आ गया था। ऑफकोर्स इसमें रिएक्शन जो है अक्रॉस सेक्टर्स हमें भारत में दिखने मिलेंगे एंड ऑफकोर्स डिफेंस स्पेस पे भी जो है नज़र रखिएगा। एफआईज की दूसरे दिन बिकवाली हुई है। कल लगभग 3,830 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं। वही दूसरी साइड अगर डीआईज की बात करें तो लगातार 18वां दिन जो है यहाँ पे बाइंग दिखने मिला है। कुछ न्यूज़ फ्लोज है स्टॉक स्पेसिफिक भी, जिस तरह कैनरा बैंक पे बात करें तो लगभग 9,500 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं। इनके कैपिटल रेजिंग प्रोग्राम रहेगी वित्त साल 2026 में। और वही एनबीसीसी की बात करें तो 518 करोड़ का इनको भी ऑर्डर आया है। तो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस आ सकता है। कुछ सेगमेंट्स पे जो है ग्लोबल क्यूज पे रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं। बट नेट जो पूरे बाजार अगर ब्रॉडर इंडेसेस की बात करें या बेंचमार्क इंडेसेस की तो एक्सपेक्टेड है कि रेड ओपनिंग होगा। तो ये बाजार के अन्य बड़े संकेत हैं। लेकिन ग्लोबल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आज, स्पेशली आशीषा ग्लोबल क्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। ऑफ कोर्स ट्रंप और यूएस से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बयान आ रहे हैं। तो एक एक करके बताएं आशीषा, क्या इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज हैं? बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर उसका इम्पैक्ट दिखा। एशियाई बाजार आज सुबह लाल निशान में शुरू होते हुए नजर आए और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ से भी कमजोर ओपनिंग के संकेत ही है। इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़े और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया गया। तो क्लियरली बड़ा ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो बढ़ता हुआ नजर आया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाजारों पर भी दिखा है। इनफैक्ट
इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, एशियाई बाजार जापान, कोरिया यानी निके और कॉस्पी में गिरावट दिखी है। चीन और हांगकांग की बाजार भी आज लाल निशान में शुरू होते हुए नजर आए हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 250 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ कल के सत्र में भारी गिरावट दिखी थी। आज फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकाल कर आ रहे हैं। जापान के बाजारों में 600 अंकों की गिरावट, कोरिया के बाजार भी करीब 1.25% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए चीन और हांगकांग के बाजारों में भी कमजोरी दिखी है। तो एशियाई बाजारों से आज कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल के सत्र में मैक्रो डेटा काफी पॉजिटिव था, जिसके चलते कल तो अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए, लेकिन आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में भारी गिरावट दिखी है। डाउ फ्यूचर्स 700 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 400 अंकों की कमजोरी दिखी है। और इसके अलावा S&P 500 फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी भारी गिरावट आज सुबह निकल कर आई है। तो जियोपॉलिटिकल और मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए इजराइल और ईरान के बीच, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों में गिरावट दिखी। अमेरिकी फ्यूचर्स करीब 1.5 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी कल मिला-जुला कारोबार दिखा। कल के सत्र में डैक्स थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था और कैक और फुटसी के फ्यूचर्स भी आपके स्क्रीन पर आते हुए यहाँ पर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी थी। लेकिन इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में आज सुबह काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखा है। मिडिल ईस्ट के टेंशन के चलते कच्चे तेल में करीब 7% का उबाल आज सुबह निकल कर आया है। $75 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े, जिसके चलते सप्लाई डिसरप्शन के फैक्टर्स की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके चलते कच्चे तेल में उबाल दिखा $75 पर बैरल के आसपास। और इस हफ्ते अब तक करीब 12% की तेज़ी कच्चे तेल में दिखी है। इसके अलावा सोने और चांदी की बात करें तो सेफ हेवन डिमांड फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आई। याद रखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं तभी सेफ हेवन बाइंग दिखती है सोने में, जिसके चलते सोना आज भी करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ और चांदी भी करीब $36 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में काफ़ी एक्शन, कच्चे तेल में उबाल, सोने और चांदी में तेज़ी, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पर क्लियरली दिखा है। अमेरिकी फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार करते हुए और गिफ्ट निफ्टी भी करीब 200 अंकों की गिरावट के संकेत दे रहा है। बिल्कुल आशीषा, शुक्रिया ग्लोबल सेटअप पूरा का पूरा हमारे सामने रखने के लिए। सो दिस मॉर्निंग फ्राइडे सेशन और शुरुआत जो है इस वक्त काफ़ी कमज़ोर होती हुई, ग्लोबल सेटअप जो है काफ़ी कमज़ोर है। विदेशी बाजार में गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सबसे पहले तो इम्प्लीकेशंस, बिकवाली का दबाव, एशियाई बाजार की शुरुआत काफ़ी कमज़ोर होती हुई। बीती रात ऑफकोर्स अमेरिकन मार्केट्स में पॉजिटिव स्टांस ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन एट प्रेजेंट फ्यूचर्स की चाल देखेंगे तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे की वजह इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, और ये बड़ा हमला जो है इजराइल ने कंफर्म भी किया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया गया है। ईरान के तेहरान के रिहायशी इलाकों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है, और इसका सीधा असर है जो कि विदेशी बाजार से लेकर भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। कच्चे तेल की चाल पर इसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है। कच्चा तेल हम देख रहे थे लगातार उबाल, और उस उबाल में अब और ज्यादा उछाल, और इस वक्त अगर आप देखेंगे $75 के आसपास ट्रेड करता हुआ ब्रेंट क्रूड है। मजबूती उबाल जो उछाल लगातार बढ़ता हुआ, जो कि कंसर्न्स हैं इक्विटी मार्केट्स के लिए, क्लियरली सेटअप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्राइक हमले की जो खबर है, ग्लोबल सेटअप है, इस पर एक ग्लोबल फ्रंट पर एक्सपर्ट की राय जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ग्लोबल सेटअप में काफी सारी अनिश्चितताएं हैं। ट्रेड और टैरिफ को लेकर टेंशन चल रही थी, और अब एक के बाद एक अटैक्स की खबरें आना इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न फॉर ग्लोबल मार्केट्स। और इन कंसर्न्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय और शॉर्ट नोटिस देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मानसी, शामिल करने के लिए अपने कार्यक्रम में। ऑलवेज अ प्लेजर टू जॉइन ईटी नाउ स्वदेश। थैंक यू सो मच। अनुराग, राइट नाउ व्हाइल वी टॉक, काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज़ हैं, काफ़ी सारी खबरें हैं, एंड नॉट ग्रेट टू से, लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं वो सारी की सारी खबरें हैं जो हैं वो कंसर्न्स वाली हैं, चैलेंजेस वाली हैं। और ताज़ा अब इजराइल का हमला ईरान पर, जिसका असर अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर, डोमेस्टिक मार्केट्स पर और क्रूड की चाल पर नजर आ रहा है। योर फर्स्ट टेक ऑन दिस। सो मानसी, देखिए, बारिंग टुडेज इवेंट, अब तक तो
सब ठीक ही चल रहा था, थिंग्स वर नॉर्मलाइजिंग। टैरिफ्स का जो मेजर कंसर्न था वो इट वाज बिहाइंड अस, इट इज नियरली सेटल्ड, राइट? इंडिया इज आल्सो क्लोजर टू द डील, चाइना की डील हो गई है, यूरोपियन यूनियन इज टॉकिंग, सो आई थिंक एटलीस्ट वो डस्ट तो हमारे पीछे ही था। आई थिंक दिस ईरान इशू वाज सिमरिंग फॉर अ वाइल, बट आई थिंक एंड विद फुल डिस्क्लोजर, देखिए हम लोग जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, वी हैव लर्न फ्रॉम यूक्रेन वॉर, वॉर जो हमने सोचा कि 3 दिन में खत्म हो जाएगी वो 3 साल पे खत्म नहीं हुई है। तो आई थिंक लिमिटेड टेक हमारा ये है, एटलीस्ट आई हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ये फर्म एंड कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हैं और बड़े क्विक डिसीजंस लेते हैं। आई थिंक एनी अदर एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव डिली डैलीड के क्या करें, और वो दोनों तरफ खेलते रहते हैं कई बार। आई थिंक दिस एडमिनिस्ट्रेशन, आई अप्रिशिएट दैट दे वर वेरी क्विक। उन्होंने फर्म डिसीजन लिया कि अगर ईरान अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को सर्वेलेंस में नहीं रखने के लिए एग्री नहीं होता है, तो देन देयर इज नो पॉइंट बट टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान। और वही क्विकली उन्होंने, देखिए, ओवर द लास्ट 2-3 डेज एक्शन लिया और अपने हाई कमीशंस को क्लियर किया, एंड देन इजराइल इज नाउ बैक इन एक्शन। देखिए, इससे मुझे इतना जरूर लगता है कि द वर्ल्ड विल बी ए मोर सेफर प्लेस। जितने कम देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहें उतना द वर्ल्ड विल बी सेफर, और आई थिंक दिस वॉर विल लीड टू सम कल्मिनेशन वेयर द वर्ल्ड इवेंचुअली कम्स मच मोर सेफर एंड पीसफुल एट द एंड ऑफ इट। बी आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, ये मेरा नजरिया, और यूएस में काफी लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो ग्लोबल वॉर्स इधर उधर चल रही हैं ऊपर नीचे पिछले 4-5 साल से वर्ल्ड को परेशान कर रही हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इनको सेटल कर देंगे। तो in some sense it is good news as well, right? In the sense that, of course war is never a good news, but lasting peace is a good news, जो कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसके बाद होगा। मानसी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अनुराग, शरद हियर। ऑफ कोर्स ग्लोबली अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है बढ़े जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और आप कह रहे हैं कि एक टिपिंग पॉइंट आ सकता है विच विल कल्मिनेट इनटू मच मोर सेफर एक्सपीरियंस, या आप कह सकते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे इंडिया कहाँ प्लेस होता है एज अ इकोनॉमी, एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन? जिस तरह ग्लोबली जो है हम कैसे वर्ल्ड ऑर्डर शायद चेंज हो रहा है, तो इंडिया कहाँ पे प्लेस रहेगा करंट सिचुएशन में? सो शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक क्विक टेक बिफोर आई कम टू इंडिया। व्हेन आई वाज सेइंग यूएस मार्केट्स में थिंग्स आर लुकिंग बेटर, आई वाज सेइंग दिस बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है यूएस मार्केट्स में ब्रॉडली, और उससे अब उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व फाइनली रेट कट की तरफ बढ़ेगा वंस द टैरिफ इशू इज बिहाइंड अस, जो कि लगता है अब, राइट? नाउ दैट इज गुड न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, विच मीन्स क्या कि देखिए शरद, मैं मानता हूं, बहुत एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, ये जो 10-year यील्ड है यूएस की, इससे डायरेक्टली लिंक होता है एफआईआई फ्लोस, राइट? तो अगर इस समय अगर देखें 10-year यील्ड अगर 4.5 और उसके आसपास रहती है, और 3% आप करेंसी डिप्रिसिएशन लगा लीजिए अगर इमर्जिंग मार्केट में कोई पैसा लगाता है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया, तो अगर 7.5-8% आपको गारंटीड मिलता है, तो फिर रिस्क लेके कोई मार्केट्स में पैसा नहीं लगाता। तो एक तो ये नजरिया एफआईआई का, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट आउट। देखिए, इंडिया बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि जहां पे ग्लोबल ग्रोथ क्यूमुलेटिव में 2.25% है, इंडिया की ग्रोथ कम होते होते भी 6-6.5% तो आई जाती है, राइट? डेमोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, ना सिर्फ अभी बट अगले 20-30 साल के लिए। तो देर इज नो अदर रीजन बट टू स्टे पॉजिटिव फॉर इंडिया ऑल द टाइम, करेक्ट? सो द बट इसमें इसके साथ साथ 2-3 बातें मैं इसमें ऐड कर दूं शरद, आई थिंक विच गिव्स अ बेटर कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड ऑफ द ग्लोबल इंडिया स्टोरी, विच जो हर कोई बात करता है। देखिए, इंडिया स्टोरी इज गुड, बट उसका भी एक नंबर होता है। तो वो नॉमिनल ग्रोथ हमारी जो है वो 10% होती है। मैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगाता हूँ, रियल वो कैलकुलेशन इंडिया में थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो नॉमिनल देखिए तो अराउंड 9.5 से 10 की ही आती है, यही पिछले 15 साल का एवरेज है। दिस इज गुड, दैट मीन्स कंपनीज कैन लुक फॉर 12% का रिटर्न मार्केट से। तो तकरीबन आप निफ्टी बोलिए, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप बोलिए, निफ्टी 500 देखिए, मेरा मानना है कि ओवर लॉन्ग टर्म एवरेज 12% का रिटर्न, 10 से 12 का, देखिए 10 से 12 का मैं बताऊंगा क्यों मैं कहता हूं 10 से 12, उतना रिटर्न निकलना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दिस, ये सब प्राइस में है शरद। देखिए, मार्केट में पैसे तब बनते हैं जब आप उसको सस्ते में खरीदें और बुलिश मार्केट में बेचें।
लेकिन मैसेज इन्वेस्टर्स को ये रहेगा, अगर आप स्टडी एसआईपी इन्वेस्टर हैं, देखिए बने रहिए, लेकिन उम्मीद है 10 से 12% के रिटर्न की। बट अदरवाइज अभी सब प्राइस्ड इन भी है, तो मार्केट में इतना कुछ चीप भी नहीं है, राइट? उससे थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है। तो अब पिछले 5 साल जैसे रहे कि भाई आपको निफ्टी में 20% रिटर्न मिल गया कैगर का, और एसएमआईडी में तो 30% मिल गया, वो भी नहीं होने वाला है शरद, राइट? तो ये एक दिस इज अ बिग टेक, और वो पिछले 1 साल से जो स्ट्रगल चल रही है निफ्टी की और निफ्टी 500 की, उसमें दिख रहा है कि मार्केट में रिटर्न तो देखिए कलेक्टिवली उतना ही है। अगर आपने पहले थोड़ा ज्यादा निकाल लिया तो बाद में थोड़ा कम आएगा। कुल मिला के डिकेड में वो 10 से 12 ही आएगा, ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ शरद, बट ये क्विक टेक है। हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बिकॉज इसमें काफी डेटा पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट अदर क्वेश्चंस यू हैव शरद। Absolutely, Anurag, that was quite insightful. And ग्लोबल मार्केट एंड ओवरऑल सेटअप के अलावा भी एक ट्रैजिक इंसिडेंट जो कि इंडिया में कल हुआ, गुजरात के एयर इंडिया विमान हादसे में कई लोगों की 265 लोगों की मौत की खबर आती हुई दिखी, और ट्रैजिक इन इटसेल्फ, काफ़ी दुखद। सरकार ने जांच के आदेश भी अब तक दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन इटसेल्फ कहा जाएगा कि काफ़ी दुखद था ये हादसा। नहीं, देखिए नो डाउट, और हमें शुरुआत भी उसी से करनी चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई कॉन्डोलेंसेज। देखिए दैट इज द लीस्ट वी कैन डू, बट इट इज सो ट्रैजिक। असाइड ऑफ दिस, ये सुबह यहाँ पर भी हर चैनल ने तकरीबन कवर किया। इट इज बिग न्यूज। बोइंग का प्लेन इस तरह से अगर कोई भी फेलियर होता है, दे टेक इट वेरी सीरियसली। सो आई होप बोइंग जब अपनी रिसर्च करेगा एंड इंडियन एयरलाइंस, दे विल बी एबल टू टेल व्हाई दिस हैपेंड. But no doubt, Mansi, all we can say is our prayers and hearts go out to people who are impacted, and this is very, very tragic, right? Despite air travel being the kind of the safest of all means, but nonetheless, अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं तो थोड़ा भरोसा उठता है उस पर, राइट? देखिए हम सभी ट्रैवल करते हैं. It's very, very tragic, Mansi. So that's all I can say as of now. Right, but hopefully we can learn from this, and आगे कोई ऐसी घटना ना हो. So उसमें we'll have to wait कि क्या नतीजा निकलता है उनकी एनालिसिस का. So we'll have to wait for that, मानसी, ऐसा लगता है मुझे. जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच अनुराग, आप आए, अपने ओपिनियंस दिए ग्लोबल डेवलपमेंट्स में, एंड बेस्ट ऑफ लक. लेकिन मानसी, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारी नजर रहेगी कि मार्केट का क्या सेटअप बन रहा है. अगर हम मानसी अगर बात करें तो ऑफ कोर्स नेगेटिव सेटअप तो है ही, नो डाउट. क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, या इंपॉर्टेंटली देखा जाए किस तरह बाजार आता है, इसलिए गैप डाउन ओपनिंग तो लगेगा ही. एब्सोल्युटली, और शुरुआत में ही संकेत इसी तरह के शरद मिल रहे हैं. देखिए 300 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, और गिरावट जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है. एशियाई बाजार भी इस वक्त कमजोर देखने को मिल रहे हैं. कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं एक बड़ा उबाल है. और शुक्रवार का दिन, मैं इनफैक्ट कल क्लोजिंग जब हो रही थी तभी बता रही थी कि कल जो लास्ट स्टार ऑफ ट्रेड में खबर आती हुई एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की आई, वो काफ़ी दुखद थी, और सेंटिमेंट ओवरऑल भी ख़राब थे, और वहाँ से और ज़्यादा सेंटिमेंट खराब होते हुए नजर आए. और आज के लिए भी टू ओपन विथ यहाँ पर सेंटिमेंट्स ग्लोबल बाजार से अगेन इजराइल के ईरान पर हवाई हमले से खराब होते हुए नजर आए हैं. शुक्रवार के दिन अगर देखें, कमजोर शुरुआत का तो एंटिसिपेशन है ही, पूरी गुंजाइश है यहाँ से बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगी. इंप्लाइड ओपन गिफ्ट निफ्टी का बिल्कुल ये बयां कर रहे हैं, एशियाई बाजार बिल्कुल ये बयां कर रहे हैं. लेकिन कल के सत्र को भी अगर ध्यान रखेंगे, वीकली एक्सपायरी का दिन था, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन काफी हद तक वॉलेटिलिटी नजर आई. एफआईएस की कैश में बिकवाली का ट्रेंड जो है वो अब भी जारी है, और ये बिकवाली जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, विच इज इन इटसेल्फ अ कंसर्न. पिछले दिनों जब खरीदारी के डेटा पॉइंट्स आ रहे थे एक आध दो सेशन में, तब हम ये अनुमान लगाकर चल रहे थे कि चलिए वापस से सेंटिमेंट्स एफआईएस की तरफ से बाइंग इंटरेस्ट के आ जाएंगे. लेकिन कैश और वायदा में फिर से बिकवाली का मूड एफआईएस की तरफ से, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बनता हुआ दिख रहा है. अगर आप देखेंगे, कैश में करीब 3,831 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है. डीआईएस ऑफ कोर्स लगातार भारतीय बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं. घरेलू
संस्थागत निवेशक का 18th सेशन लगातार हम देख रहे हैं खरीदारी के आंकड़े दिखा रहे हैं। 9,393 करोड़ की खरीदारी DIS की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल आती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा कल के सत्र में गिरावट देखने को मिली थी। सो क्लियरली FIS की सेलिंग है, सेक्टर स्पेसिफिक कमजोरी का रुझान है, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। कल के सत्र में भी लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हम देख रहे थे ड्यूरिंग द सेशन इनफैक्ट फार्मा सेक्टर बाजार को संभालने का काम कर रहा था, लेकिन बाजार क्लोज होते होते फार्मा सेक्टर की भी तेजी जो थी वो हवा हो गई थी और वहां से भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। इंडिया विक्स जहां से स्पाइक्स लगातार कम हो रहे थे, इंडिया विक्स अपने कंफर्ट लेवल में आ चुका था, कल वहां पर भी 2.5% की बढ़त देखने को मिली। येट अगेन कंसर्न वहां से भी बिल्कुल आते हुए करीब 14 के लेवल्स यानी कि कंफर्ट लेवल के आसपास अब भी है, लेकिन आज अब देखना होगा क्योंकि वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है मार्केट में, क्या इंडिया विक्स यहां से और ज्यादा स्पाइक अप होता है, क्योंकि करीब 5% गिरावट दिखाने के बाद कल के सत्र में हमने 2.5% के स्पाइक्स वहां देखे और फेयर इंडिकेटर का स्पाइक अप होना इज अ कंसर्न, चैलेंज इन इटसेल्फ। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील पर सफाई आना अब भी बाकी है, इस बात को हम लगातार बता भी रहे हैं। अमेरिका बढ़ चढ़कर बात जरूर कर रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की अभी भी राह देख रहे हैं सब लोग। निफ्टी के लिए संकेतों की अगर बात करेंगे, कल दिन भर हमने देखा मुनाफा वसूली दिखाते हुए 24,887 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोज हुआ है। आज के सत्र के अगले अगर आप देखेंगे सो क्लियरली निफ्टी के लिए भी इंडिकेशंस और बेंचमार्क साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स के लिए इंडिकेशंस जो है वो कमजोरी वाले तो नजर आ ही रहे हैं। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करें, 24,800 का एक दायरा है जिसे सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए, क्योंकि 24,888 के लेवल्स के आसपास तो क्लोजिंग हमने कल दिखाई है। सो 24,800 को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले और ऊपरी स्तर पर ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस बेहद कम है, लेकिन 25,112 के लेवल्स, 25,200 के लेवल्स ये अगर दिख जाएं तो फिर पॉजिटिव साइन जरूर नजर आएंगे। 24,800 के स्तर को तोड़ने पर 24,670 यानी कि एक्सपेक्टेशन ये भी मानकर चले। और इनफैक्ट शरद देखिए 24,630 तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। सो क्लियरली वहां से इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि यहां से भी और ज्यादा गिरावट हावी हो सकती है। 24,630 के नीचे 24,600 के स्तर अगर दिख जाएंगे तो गिरावट और गहराएगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल 56,083 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है। बिकवाली वहां पर निफ्टी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली और इसी के चलते बैंक निफ्टी के लिए आज मजबूत सपोर्ट जो है नीचे की तरफ 55,975 के लेवल्स को मानकर चलना होगा। 56,450 के लेवल्स हैं जिसे रेजिस्टेंस के तौर पर मानकर चले। ऊपर 56,800 के पार नई तेजी दिखने के आसार जरूर हैं, लेकिन 56,800 के लेवल्स दिखने की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं। ग्लोबल फ्रंट पर शरद काफी कुछ है। टैरिफ को लेकर एब्सोल्यूट क्लैरिटी आना अब भी बाकी है और इजराइल का ईरान पर ये अटैक जो है ये दिन भर सेंटिमेंट को खराब करने का काम करेगा। ऑलरेडी सेंटिमेंट्स खराब है, यहाँ एक और एडिशन होना। सो हो सकता है कि आज के सत्र में भी शुरुआत जो कमजोरी के साथ है और फ्राइडे सेशन है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे और इसी के चलते गिरावट जो है वो और हावी होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब कि ट्रेड लाइट Absolutely. सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्ट्रैटेजी हुआ तो ट्रेड लाइट। इतने सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं मार्केट में और कल वॉलिटिलिटी ऑलरेडी हम देख लिए थे। एक डोमेस्टिक इवेंट हुआ, अब इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और वो कंटिन्यू हो रहा है। मानसी, शो के शुरुआत में क्रूड 8% गिरा था, अब बात करते करते 20 मिनट में 12% गिर गया। मतलब सिग्निफिकेंट अटैक्स चल रहे हैं, बड़ी उबाल आ रही है क्रूड में। चलिए एक बार तपन दोषी से जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग तपन। तपन जी जरा बताएं ये मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है? अब गैप डाउन ओपनिंग तो निफ्टी बैंक में एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन ओवरऑल लगता है कि विक्स में भी एक प्रॉपर आ सकता है। एक बार जरा बताएं मार्केट का क्या सेटअप रहेगा तपन जी। गुड मॉर्निंग शरद। आगे जाने से पहले ना सही में माहौल बहुत खराब है। कल तो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, हमारे तो कुछ किलोमीटर दूरी वो प्लेन क्रैश हुआ था, तो कल दोपहर से ही पूरा कहते हैं ना व्हाट्सएप चल रहे थे, ब्लड डोनेशन ऑल, बहुत ही कह सकते हैं कि ना बड़ा डिजास्टर था ये जो हुई हादसा हुआ। लेकिन ओवरऑल आज भी जो न्यूज है वो अच्छी नहीं है। इजराइल और जो ईरान के बीच में जो चालू हुआ है उसके वजह से एक प्रॉब्लम यही है कि ना मार्केट खराब हो गया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऐसी कोई भी क्राइसिस आती है ना जिससे ना पूरा सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। ऑयल ऊपर है, अभी ऑयल 65 था, अभी 70 के ऊपर 75 के आसपास आ गया। तो आप सोचो इस तरह से अगर मैक्रो इकोनॉमिक चेंज होती है ना तो उससे मार्केट अच्छा नहीं लगता है। एंड ओवरऑल अनिश्चितता के वजह से ना विक्स भी आप देखो जिस तरह से मूवमेंट आ रही है एंड ओवरऑल ग्लोबल सेटअप बिगड़ जाता है। तो यहाँ से हमारे लिए तो सब अच्छी न्यूज थी, लेकिन कल से जो प्लेन का हादसा हुआ और आज जो हुआ तो वो ऑफकोर्स ना सेंटिमेंट खराब कर रहा है। और यहाँ से एज ए इन्वेस्टर भी हमें थोड़ा
ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पता है ना, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का वॉर जिस तरह चला, लंबा चला, पता नहीं ना ये कब तक चलेगा। देखते हैं यूएस क्या इसमें अपनी योगदान देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द अगर ये लंबा चला, वो एक सेंटिमेंट खराब करेगा और थोड़ी अनिश्चित का माहौल रहेगा और मार्केट वीक रहेगा थोड़ी टाइम। राइट तपन, इंटरनेशनल फ्रंट पर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ये सही कहा आपने, कल ट्रैजिक इंसिडेंट अहमदाबाद में, और आप इनफैक्ट अहमदाबाद में ही हैं। किस तरह की स्थिति वहां पर बन रही है? क्योंकि करीब 1:30 बजे हादसे की खबर जब आती हुई दिखी, उसके बाद लगातार हर न्यूज़ चैनल पर यही ट्रैजिक इंसिडेंट की बात हो रही थी। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर से सहानुभूति और मैसेजेस आ रहे हैं, और 18 आवर स्वदेश भी मृतकों को श्रद्धांजलि तो दे रहा है। लेकिन कल सड़कें बंद हो गई थी। मेघानी नगर, जहां नज़दीक में, एयरपोर्ट के नज़दीक जहां यह हादसा हुआ, वहां पर भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती नजर आई थी। बहुत ही टेंस था कल माहौल, और कल तो क्योंकि हम लोग लोकल से है, तो मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज हॉस्पिटल जाइए, अपना ब्लड डोनेट कीजिए, सब ग्रुप्स न भेजिए। क्योंकि उसमें क्या हुआ, एयरप्लेन ने वो जो हॉस्टल में क्रैश हुआ, तो वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उसमें भी काफी डेथ आई है, काफी सीरियस अभी भी है। 265 डेथ तो अभी तक कंफर्म हो गई, तो उसके वजह से और माहौल खराब है, क्योंकि वहां सब स्टूडेंट्स थे जिनको पता भी नहीं था, और जिस तरह से क्रैश हो ना, माहौल ऐसा हो गया ना कि सब, क्योंकि देखो मुझे पता है उतना कि रोड भी इतने यानी पौड़े नहीं थे कि कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड जा सके, फिर वो जेसीबी से सब तोड़े, और बहुत कुछ किया, और नो डाउट सब जगह से हेल्प आई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि वो जो ब्लास्ट हुआ इतना बड़ा ब्लास्ट था, क्योंकि इतना आई थिंक 175,000 लीटर का ईंधन ही था उस प्लेन में, उसके वजह वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक लोन सर्वाइवर था, वो भी मिरेकल था, लेकिन एट द एंड ऑफ द माहौल बहुत ही टेंस था अहमदाबाद में, पूरी रात तक यही चलता रहा। आज सुबह मोदी जी आ रहे हैं तो देखते क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ, हादसा बहुत ही खराब था। ये सही कह रहे हैं तपन आप, और सवाल अभी इस से कई सारे उठते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर सवाल उठते हैं, आखिरकार क्या कुछ हुआ उसको लेकर सवाल उठते हैं, चूक क्या रही उसको लेकर सवाल उठते हैं, और ATF जो आप 1.25 लाख लीटर की बात कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि प्लेन सीधा इंडिया से लंदन जा रहा था, तो पूरा का पूरा भरा हुआ टैंक और इतना बड़ा हादसा। ऑफ कोर्स जो लोन सर्वाइवर है, इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ, और वो जो प्लेन की टेल थी, वो टेल पर थे जो लोन सर्वाइवर थे, और इसी के चलते उनका बचना मुमकिन हो पाया। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और मार्केट के सेटअप के साथ साथ अब स्टॉक स्पेसिफिक भी, ऑफ कोर्स सेक्टोरल चर्निंग ढेर सारी हो रही है, और इसी के चलते, और आज के सत्र में तो कच्चे तेल के इर्द गिर्द कई सारे फैक्टर्स प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स, पेंट, एविएशन पर भी नजर रखें, क्योंकि एक बड़ा उबाल कच्चे तेल में आता है, $75 के पार ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर कुछ तमाम रिपोर्ट्स की माने, JP मॉर्गन चेज का ये भी मानना है कि वर्स्ट के सिनेरियो में $130 बैरल के पास भी कच्चा तेल जा सकता है, अगर ग्लोबल अनिश्चितताएं इसी तरह से आगे एस्केलेट होती हुई नजर आई। तबन आपसे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स इट इज चैलेंज इन इटसेल्फ, इतने कमजोर बाजार में सेक्टर्स और स्टॉक का मोमेंटम पिकअप करना, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज डोमेस्टिक मार्केट्स को आप? अभी ये जो युद्ध का माहौल वापिस चल रहा है, इसमें एक चीज तो तय है कि हर एक कंट्री अपना युद्ध का कह सकते हैं कैपेक्स बढ़ाएगी, और सो इज इंडिया। तो मुझे लगता है यहाँ से डिफेंस स्टॉक जो अभी थोड़े नीचे आए थे, वहां वापस तेजी दिख सकती है, क्योंकि एट द एंड हमारे लिए भी पाकिस्तान है एक बाजू और दूसरे बाजू चाइना है, तो वी कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड। अब बांग्लादेश के साथ भी इतने संबंध अच्छे नहीं रहे, तो ओवरऑल मुझे यहाँ लगता है कि डिफेंस में 2 सेफ स्टॉक है, जो है एक तो BL मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए जो भी अभी जो युद्ध हो रहे हैं, और वो पूरा अपना कहते हैं ना कि हवाई हमले ज्यादा हो रहे, मिसाइल, ड्रोन्स, और उसमें रेडार सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर में नो BL बहुत आगे, 37% उनका शेयर है। ओवरऑल अगर आप देखो तो उनका जो रेडार सिस्टम उन्होंने जो बनाया था विथ कोलैबोरेशन विथ रशिया, वो बहुत अच्छा चला जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब। तो एक तरह से प्रूफ था कि हमारे जो मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो भी वेलफेयर है वो अच्छे चल रहे हैं, और इसके वजह से आप देखिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ से एटलीस्ट 3 टाइम्स एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास,
अभी बस वही है कि कैपेसिटी बढ़ाने की वजह, तो वो कैपेसिटी भी काम कर रहे हैं। बाकी उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन अच्छा 25 से 30% के आसपास है, जो बहुत अच्छा है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं और आगे फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरा एक स्टॉक में जाऊंगा वो है एचएएल, क्योंकि जैसे मैंने बोला हवाई हमले ज्यादा हो रहे, तो वहां अपना एचएएल भी बहुत आगे, उनके पास 1,85,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स जो एनुअल टर्नओवर, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। वो 15,000 करोड़ वापिस इन्वेस्ट करे कैपेसिटी बढ़ाने में। तेजस और जो हेलीकॉप्टर है वहां उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इससे अभी क्या हुआ कि जो जिस तरह का अभी ऑपरेशन सीधा, उसके बाद काफी सारे छोटे छोटे कंट्रीज से ना एक्सपोर्ट के लिए हमारे लिए उन लोगों ने अपनी इच्छाएं दिखाई है। तो वहां भी एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ सकता है, जो 25,000 करोड़ का 50,000 करोड़ जा सकता है 2030 तक। तो वहां एचएएल भी मुझे लग रहा है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन भी उनका अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और यहाँ से फिजिबिलिटी भी अच्छी दिखे। तो बीएल और एचएएल मेरे स्टॉक होंगे लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस में। आज इस सेक्टर पर भी नज़र रखनी ही चाहिए, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर जो खबरें आ रही है उसका इम्पैक्ट नज़र ज़रूर आएगा। एचएएल, बीएल डिफेंस का खेमा है जो कि तपनदोशी के फोकस रेडार पर हैं। लेकिन खबरों वाले शेयर्स की अगर बात करें, एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद चुनिंदा खबरें आई, लेकिन खबरें कम है नहीं, क्योंकि आज सुबह सुबह जो ग्लोबल फ्रंट पर इतनी सारी अनिश्चितताएं, इजराइल का अटैक ईरान पर, इन सभी चीज़ों से क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं जो कि फोकस रेडार पर होंगे। शरद, मानसी 4 या 5 सेक्टर्स है सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पे ही काम करेंगे। आपने तो थोड़ी देर पहले तपन जी ने बोला बीएल, एचएएल। इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, भारत डायनेमिक्स जो मिसाइल सप्लाई करता है इजराइल आर्मी को भी, तो ऑफकोर्स भारत डायनेमिक्स पर भी नज़र रखिएगा। लेकिन ऑफकोर्स सबसे पहले जो है ब्रेंट की बात कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड जो है 10% के ऊपर चला गया है। ऑफकोर्स ये आंकड़ा $78 प्रति बैरल अभी अभी हुआ है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहा है। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी यहाँ पे रैली जो है ऑफ कोर्स चल सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा था, येस्टरडे ट्रेडिंग सेशन जो है था, ब्रेंट क्रूड लगभग 5% भागा था। तो आप देख सकते हैं 2 दिन में मिला के 12 से 15% भाग गया है। तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव है। वही ओएमसीज और जो क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनी है जैसे कि एविएशन, पेंट, केमिकल, इन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। तो ऑफकोर्स पेंट स्टॉक्स पे, एविएशन स्टॉक्स पे प्रेशर रहेगा आज। ऑफकोर्स इसके अलावा जो है डिफेंस स्टॉक्स पे हमने ऑलरेडी बात कर ली, जहाँ पे आज मोमेंटम आ सकता है। और गोल्ड प्राइसेस बढ़ोतरी हो रही है, तो मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। लेकिन कल 2 अहम ब्लॉक्स हुए थे। ब्लॉक्स का इम्पैक्ट एनालिसिस हम बता देते। एशियन पेंट्स, रिलायंस ने 3.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की है। वही जो बायर थे वो एसबीआई म्यूचुअल फंड थे। इटर्नल जोमेटो की बात करें तो सोसाइटी जनरल ने लगभग 61 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन यहाँ पे की है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 101 करोड़ का ऑर्डर जो है इनको सोलर वाटर पंपिंग के जो है सेगमेंट में आया है। और येस बैंक के लिए एक रिलीफ है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार, उनकी एक्सटेंशन हो गई है 6 महीने तक की, आप कह सकते हैं, एज ए एमडी सीईओ के पोस्ट पे। तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव ज़रूर रहेगा और इस स्टॉक में बहुत रिटेल इंटरेस्ट भी है। डिक्सन टेक एक और जेवी साइन किया है सिग्निफाई इनोवेशंस के साथ, 50-50 जेवी है। और ओईएम लाइटिंग और प्रोडक्ट्स जो है भारत में जो एसेसरीज बनाएंगे इन दोनों कंपनी मिला के। टोरेंट पावर एसईसीआई की एक बड़ी ऑर्डर आई है 300 मेगावाट की, जो लगभग 25 साल का जो है एक लंबे अवधि का कॉन्ट्रैक्ट भी है। कैनरा बैंक कैपिटल रेजिंग प्लान, यहाँ पे लगभग 9,500 करोड़ का अप्रूवल आया वित्त साल 2026 में। और एचसीएल टेक में वोल्वो कार्स के साथ करार हुआ है। ऑफकोर्स मानसी स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं, कुछ ऑर्डर विन्स ही हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है सेक्टोरल थीमेटिक जो है उस पर नज़र रहेगी। डिफेंस लीजिए, आपके ऑयल कंपनीज लीजिए, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे कंपनीज, क्रूड डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स, और ऑफ कोर्स गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज। गोल्ड के प्राइस, गोल्ड की जंप हो रही है। देखिए कॉमिक्स के प्राइसेस भी आप देख सकते हैं, बढ़ोतरी आई है। ये एक चीज, ये एक ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है आपका। इनफैक्ट शरद, कच्चे तेल की चाल पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन सेफ हेवन पर बात नहीं हो रही है। और ये हम देख रहे हैं कॉमिक्स पर, इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड सिल्वर में सेफ हेवन के तौर पर एक बड़ा उछाल। जब ग्लोबल अनिश्चितताएं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो गोल्ड और सिल्वर यानी कि सेफ हेवन कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। और इसी का ये प्रमाण है आज सुबह जब कमोडिटी मार्केट डोमेस्टिक फ्रंट पर खुलेंगे, तब भी घरेलू बाजार में सोने चांदी की चाल कैसी है, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे कॉमिक्स पर दाम गोल्ड के लगातार उच्चतम स्तर पर बरकरार है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो है रविंद्र है हमारे साथ ब्रोकरेज नोट्स लेकर। गुड मॉर्निंग रविंद्र, बताएं।
जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वायर्स एंड केबल्स पर, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो है इस सेगमेंट में रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर उनका कहना है कि जो वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री है उसमें जो है एक सर्ज देखने मिला है पिछले कुछ टाइम में कैपेसिटी इंटेंसिटी के चलते। और इंडिया का जो केबल्स एंड वायर का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसमें जो है पिछले 5 सालों में जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और FY20 से FY25 के बीच में जो है इसका जो ग्रोथ है उसमें 19% CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जो डिमांड है वो US, यूरोप और मिडल ईस्ट मार्केट से जो है आ रही है। उनका कहना है कि जो केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री है उसका जो वो जो है 13% CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकती है ओवर FY25 से लेके 30 के बीच में उनका। और जो इंक्रीज कैपेक्स और कंपटीशन है वो लीड करेगा प्राइसिंग प्रेशर और लिमिटेड मार्जिन एक्सपांशन और मीडियम टर्म में। मोतीलाल का कहना है कि उनका जो टॉप पिक है इस स्पेस में पॉलीकैब है और उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन रखा है पॉलीकैब में। और टारगेट प्राइस जो है 7,250 का रखा है। और न्यूट्रल रेटिंग रखा है हैवेल्स और KI इंडस्ट्री पे, और जहाँ पे न्यूट्रल पे KI पे उन्होंने 3,500 का रेटिंग दिया है और हैवेल्स पे जो है 1,700 का रेटिंग दिया है। वहीं वोल्टास पे उन्होंने जो है बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो है 1,600 का रखा है। अगला जो है L&T फाइनेंस, जहाँ पर UBS ने जो नोट निकाली L&T फाइनेंस पर और उन्होंने जो है स्टॉक को डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल पर, जो उन्होंने बाय रेटिंग दी थी। और टारगेट प्राइस जो उसमें बढ़ोतरी की है जो उन्होंने 177 से बढ़ाकर 210 पर रखा है। जहाँ पे उनका कहना है कि स्टॉक्स में जो है उसमें पिछले 3 महीने में जो है अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। और कंपनी का जो 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि हायर है उसका 5 ईयर एवरेज का, जो कि 1.2 टाइम्स। उनका कहना है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है अभी मोर बैलेंस लग रहा है। जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिला है उसके चलते जो है इस रिस्क रिवॉर्ड में वो बैलेंस देखने को मिला है। और लोन बुक कंपनी का जो लोन बुक है वो 20% उससे ग्रो हो सकता है ओवर FY25 से लेकर 27 के बीच में। और हालांकि जो गोल्ड लोन है उसमें जो है स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उनका कहना है कि जो फ्यूचर री रेटिंग है वो डिपेंड करेगा कि न्यू डिजिटल और रिटेल इनिशिएटिव परफॉर्मेंस के चलते। जी धन्यवाद रविंदर। इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग कॉल्स और खास करके LT फाइनेंस पे नज़र रखिएगा। इंपॉर्टेंट डाउनग्रेड UBS की तरफ से आ रहा है। लेकिन चलिए हरीश जी के साथ जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग हरीश जी, अपने टेक्निकल कॉल्स बताएं। गुड मॉर्निंग शरद जी। जिस तरीके से मार्केट आज खुलने का इंडिकेशन दे रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है बिल्कुल, और गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा डाउन साइड दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा बहुत कॉशियस होना जरूरी है करंट लेवल्स पे। और कल के सेलिंग के बाद फिर से लग रहा है कि सपोर्ट्स अभी देखा है तो निफ्टी के लिए 24,700 720 के अराउंड है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा 24,500 का। तो थोड़ा बहुत कॉशियस होने की जरूरत है करंट लेवल्स पे, और पोजीशन थोड़ा लाइट रखना चाहिए। और मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स है करंटली बाय कर, एक बाय का है और एक सेल का है। अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में भी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है आज के सत्र में। और मुझे लग रहा है कि पहला स्टॉक रहेगा, जैसे हमने कल बताया, पहला वाला है नवीन फ्लोरिन। हम कल शाम को भी इसको कवर किया था। मुझे लग रहा है नवीन फ्लोरिन एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल से बाय करने के लिए। कल के साथ में थोड़ा पॉजिटिव था, मुझे लग रहा है कि बाइंग अभी भी कंटिन्यू हो सकती है नवीन फ्लोरिन में। डिप्स आए तो भी मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर का टारगेट से 4700 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4370 का और नवीन फ्लोरिन में। और दूसरा चीज अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ट्रेंड में सेलिंग का, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहा है स्टॉक प्राइस, तो और कल के सत्र में ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आके क्लोजिंग दिया है। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड में एक सेलिंग करके चल सकते हैं आज के लिए। और नीचे के सपोर्ट दिख रहा है मुझे 5,400 के अराउंड। अगर 5,400 के नीचे भी चलता है तो मुझे लग रहा है 5,200 लेवल्स भी देखने मिल सकता है। ट्रेंड में सेलिंग की राय रहेगी मेरी। और नीचे टारगेट्स रहेगा आज के लिए 5,300 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5,650 का, सॉरी 5,750 का। बिल्कुल नवीन फ्लोराइन जो है हरीश जी के पिक है। ऑफकोर्स कल भी हमने डिस्कस किया था SRF और नवीन फ्लोराइन, जहाँ पे टेक्निकली स्ट्रेंथ दिखा था कल के फॉलिंग मार्केट में भी। लेकिन चलिए अब हम शरण के साथ जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग शरण। मार्केट का सेटअप तो वीक लग रहा है, लेकिन आपके क्या पिक्स रहने वाले हैं? गुड मॉर्निंग शरद। तो आज का मार्केट डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग होएगा, इसके लिए मैं आज रिफ्रेन करूंगा कोई भी पिक्स देने से। आज मार्केट ओपनिंग के बाद एक बार देख सकते हैं क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस स्ट्रैटेजी वही सिंपल है, बाय ऑन डिप्स। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चलते रहेंगे रेगुलरली। आज किसने किस पे अटैक किया, कल रशिया यूक्रेन है, अभी ईरान इजराइल है।
तो इसके चलते भी काफी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज देखे जाए तो आज भारत डिफेंस आज का इंडिया का लार्जेस्ट मिसाइल एक्सपोर्टर, तो आप उस पे आज जरूर नजर रख सकते हैं। वो काफी हद तक इसराइल को मिसाइल्स भी एक्सपोर्ट करता है, तो आप डिफेंस क्षेत्र में आज अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। सेकेंडली ऑयल आप देखो $75 क्रॉस कर गया, जैसे मैंने कल भी बोला था और 2 दिन पहले भी बोला था। ऑयल एंड गैस मेरा वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक सेक्टर रहेगा, तो आप रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया तीनों में देख सकते हैं। पर्सनली आज मैं लेवल्स नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट की ओपनिंग के बाद ही एक कॉल देने में बेटर रहेगा। बिल्कुल शरण, एंड आई अंडरस्टैंड दिस। इनफैक्ट यही रैशनल अप्रोच भी है क्योंकि बाजार में काफ़ी हद तक उठापटक देखने को मिली है। लेकिन ये भी बताएंगे कि कच्चे तेल की चाल पर जो असर एनर्जी पैक रिलेटेड काउंटर्स पर है, ऊंचे रियलाइजेशन से अपस्ट्रीम कंपनियों को फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। पिछले दिनों ये स्पेस आपके फोकस रेडार पर भी था। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर आपने राय भी दी थी और उसके बाद स्टॉक्स में रिएक्शन भी जिस तरह की आपकी राय थी उस तरह वर्कआउट होते हुए नजर आए थे। अपस्ट्रीम कंपनियों पर कच्चे तेल की चाल इस वक्त $75 के आसपास देखने को मिली है। एक टेक आपसे जरूर जानना चाहेंगे। तो मानसी जी, जहाँ तक क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, अभी $75 पर बैरल चल रहा है और जिस हिसाब से मूवमेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और कल ही मैं देख रहा था एक बड़े इंटरनेशनल ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने भी कहा है क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेके आप क्रूड $130 पर बैरल भी देख सकते हैं। ये अगर जिस हिसाब से अपसाइड दिख रहा है क्रूड ऑयल में, ये इंडिया के लिए काफी नेगेटिव है। और एट द सेम टाइम आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आप कहाँ पे पैसे कमाओ। तो मेरी व्यू जैसे रही है, रिलायंस, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी में फोकस करें। क्रूड ऑयल में तेजी बरकरार रहेगी। अगर जो कमोडिटी प्ले भी करते हैं तो एक बार क्रूड ऑयल में आप बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। और एक 2-3 नेगेटिव सेक्टर्स है जैसे पेंट्स, मैं कहूंगा आने वाले समय के लिए पेंट सेक्टर से दूर रहे। इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ये बहुत सडन और शार्प मूवमेंट है ऑयल में। बिल्कुल शरण, गिरावट में खरीदारी के मौके अपस्ट्रीम कंपनियों पर ढूंढे जरूर जा सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल का महंगा होना, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एविएशन के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है। इस पर भी आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चलिए अब वक्त हो चला है हमारे अगले और खास सेगमेंट एसएमई आईपीओ से सावधान का। उसी का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। एसएमई आईपीओ से सावधान, हमारी वो खास मुहिम जहां पर एसएमई प्लेटफॉर्म पर जो आईपीओज आ रहे हैं उनसे जुड़ी सारी डिटेल्स शरद हमें बताते हैं। शरद, कौन सी कंपनी आज है और उससे जुड़ी डिटेल्स किस तरह की हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। लेकिन मानसी, एक चीज़ बता दूं कि अभी प्राइमरी मार्केट्स में जो आईपीओ लाना एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हो रहे हैं बाजार में। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखेंगे तो डिस्काउंट्स में भी ब्लॉक्स जा रहे हैं, तो प्राइमरी मार्केट में पैसा कहाँ से आ रहा है? वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। और अच्छे अगर कंपनीज आते भी हैं तो शायद उनके सब्सक्रिप्शन ना बढ़े, शायद उन्होंने डिस्काउंट में लिस्टिंग हो। तो इस सिचुएशन में अगर कोई कंपनी आता है एसएमई आईपीओ पे तो ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम जरूर दिखता है। प्राइमरी मार्केट उन्हीं के लिए नुकसान है। और हम ऑफ कोर्स एनालिसिस भी करते हैं। कल जो अगले हफ्ते 5 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, सबकी जो है हमने डिटेल एनालिसिस किए हैं। उसमें से 4 कंपनीज में बड़े कंसर्न्स हमें नज़र आए हैं। सबसे पहले पाटिल ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे। बैंकर है सेरीन कैपिटल, और बहुत सारे कंसर्न्स देखने मिले। ये फुल्ली डिपेंडेंट ऑटो सेक्टर में है कंपनी। 66% रेवेन्यू जो आती है एक वेल्डिंग लाइंस करके सेगमेंट है, उसमें यहाँ पे आती है। बहुत कंपटीशन है, हमने जब चेक किया इनके पीयर्स का तो कंपटीशन बहुत लेवल्स है, और ट्रेड बैरियर्स कुछ उतना है नहीं, एंट्री बैरियर्स तो ऐसा कुछ मोट नहीं है। इनका फाइनेंशियल्स हालांकि बेटर है अफोर्डेबल रोबोटिक्स के साथ, बट वैल्यूएशंस देखें तो हम कहेंगे कि वो एक्सपेंसिव है। तो ये पाटिल ऑटोमेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और उस पर भी नज़र रखेंगे। ये फुल्ली डिपेंडेंट है ऑटो सेक्टर में। समय प्रोजेक्ट सर्विसेज, यहाँ पे बैंकर है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। अगर इसके की कंसर्न्स के बारे में हम बात करें तो एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत है। गवर्नमेंट से जो है इनको प्रोजेक्ट्स आते हैं, और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हमने आरएसपी में देखे तो भरपूर भरे हुए लिस्ट है कि यहाँ डिलेड देखने मिल रहे हैं। स्मॉल ऑर्डर बुक है लगभग 57 करोड़ का, और ट्रेड रिसीवेबल्स की भी आंकड़े की बात करें तो वो बहुत हायर लेवल्स पे है। एपल्टन इंजीनियर्स की भी बात करें, इनके बैंकर है एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट्स,
हायर वर्किंग कैपिटल का इश्यूज इनका पास आ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनके प्रोडक्ट्स के बहुत कम है, 50% के आसपास है, क्या नेगेटिव कैश फ्लोज है हिस्ट्री के देखा गया है, ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो जीनस पावर एक इंडस्ट्री लीडर है, उसके फाइनेंशियल्स और बेटर हैं। मायाशील वेंचर्स एक टाइप से रोड इंफ्रा की कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स भी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपको भारी गिरावट देखने मिली है। रेवेन्यू जो है लार्जली गवर्नमेंट से आता है तो वो एक बड़ा रिस्क है, स्टैट्यूटरी डिलेज में बड़ी पेमेंट आई है और डेट लेवल्स भी बहुत है। तो ये 4 कंपनीज़ की तो मैंने बात कर ली जहाँ पे कंसर्न्स बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कंसर्न्स ही बताते, कुछ अच्छे कंपनीज रहते हैं तो उनके अच्छे पॉइंट्स को भी हम स्टडी करते हैं। इन्फ्लस हेल्थ टेक इस कंपनी की बात करें तो इनके बैंकर है रेयरवीर फाइनेंशियल सर्विसेज, सीडीएमओ प्लेयर है, इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं टेलविंड्स देखने मिल रहा है। जो प्रोडक्ट्स में कंपनी है न्यूट्रास्यूटिकल वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के जो रेंज है उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन आयुष लाइसेंस कंपनी के पास नहीं है। यही एक पॉइंट है जो कंसर्न मैं रेज करना चाहता हूँ, जिस तरह आप आयुर्वेद रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है इनका सुदर्शन फार्मा और क्वेस्ट लैब के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ये 5 एसएमई आईपीओस की एनालिसिस हुई है। ये बिल्कुल शरण, तो इस पे क्या जो है एनालिसिस रहने वाली है? सबसे पहले ऑफकोर्स हम बात करने वाले हैं पाटिल ऑटोमेशन पे। यहाँ पे ऑफकोर्स ऑटो रिलेटेड कंपनीज, इस पे आपकी क्या राय है? तो पाटिल ऑटोमेशन, शरद, आप अभी देख रहे हो एक स्लो डाउन इन रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर मोर और लेस फ्लैट है, तो आपको पता चल रहा है ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी पे। आईपीओ की वैल्यूएशन भी कोई चीप नहीं है, अराउंड 23 to 25 के पी पे आ रही है, तो मोर और लेस मुझे लग रहा है प्रीमियम वैल्यूएशन है। कंपनी अपने आप को रोबोटिक्स बनाते हैं मगर मोर और लेस एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है, 70% ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग से आता है। कंपनी को कोई आईपी या पेटेंट या प्रोप्राइटरी रिसर्च नहीं है, या कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जाके वो बोले मुझे ये मेरा प्रोडक्ट लो अब मेरे को हायर मार्जिन मिलेगा, तो मार्जिन भी मोर और लेस फ्लैट ही रहेंगे। और आप ये क्लियरली विजिबल है, रिसीवेबल बढ़ गए बहुत कंपनी के, 42% ऑफ द रेवेन्यू इज रिसीवेबल। तो ओवरलेस कंपनी में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है, डिसेंट कंपनी है, मगर एक इन्वेस्टर के लिए एब्सोल्युटली मैं रिफ्रेन करूंगा, इस पे अवॉइड रेटिंग रहेगी। ऑफ कोर्स 2 ईपीसी प्लेयर्स भी हैं जिस पे नज़र रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स पे तो आप समय प्रोजेक्ट सर्विसेज और एप्पल स्टोर इंजीनियर्स और मायाशील वेंचर्स, इन तीनों पे ही राय बताएं कि क्या है इन तीनों लेवल्स पे। तो मैं पहले समय शरद जी समय और मायाशील ले लूंगा, दोनों ईपीसी प्लेयर्स में है। एक मायाशील रोड्स में है और समय एक रोड कॉन्ट्रैक्टर जो ऑर्डर्स देते हैं पाइपिंग और नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्डर्स, वो उसमें है। दोनों ही प्लेयर्स में कोई सस्टेनेबल एडवांटेज नहीं है, कोई रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है, नेग्लिजिबल मार्जिन है। और इतने बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स आज मार्केट में जिसके 10-10 हजार करोड़ के रेवेन्यू है, 5 to 10 वो 8 to 12 पी पे लिस्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही हाई रिस्क है, गवर्नमेंट ऑर्डर स्लो डाउन और वो उनके क्लियरली वर्किंग कैपिटल पे विजिबल आ रहा है। तो समय और मायाशील पे तो मैं क्लियर अवॉइड दूंगा, कंपनी में कोई एडवांटेज नहीं है इतने बड़े लिस्टेड प्लेयर्स के सामने। Absolutely. और एपीटोन बिजनेस ठीक ठाक है, स्मार्ट मीटर्स में है। बस स्मार्ट मीटर स्टोरी शरद काफी हद तक प्ले हो चुकी है, काफी बड़े बड़े प्लेयर ने अच्छे एक्सपेंशन कर लिए, जैसे आपने पीएस बोला, जीनस पावर, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, उनके ऑर्डर बुक देखे काफी अच्छे ऑर्डर बुक है। तो ये कंपनी में और एक और चीज अगर आप देखें, टोटल बोरोइंग कंपनी की बहुत बढ़ गई है, 30 करोड़ बोरोइंग हो गई है ईयरली, अराउंड 3 करोड़ खाली इंटरेस्ट कॉस्ट है। रेवेन्यू और मार्जिन्स डिसेंट है, मगर एट द सेम टाइम इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स काफी बढ़ गए हैं, अराउंड 90 डेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गए। अगेन कंपनी में कोई एडवांटेज नहीं है आपको इन्वेस्ट करने, ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स काफी अच्छे हद तक वैल्यूड है और काफी अच्छे रेवेन्यू विजिबिलिटी है उनमें, ऑर्डर बुक्स उनके काफी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शरण, इनफैक्ट कल भी मोनोलिथिक इंडिया पर सारी जो चिंताएं, जो ऑब्जर्वेशंस थे प्राइसिंग को लेकर, उतार चढ़ाव की खबरें, स्टील इंडस्ट्री से सीधा नाता और चीन के इंपोर्ट का असर, ये हमने सामने रखा था। और आज 5 आईपीओ की इस वक्त बात हो रही है एसएमई प्लेयर्स में, पाटिल ऑटोमेशन, समय प्रोजेक्ट, एप्पलटन और मायाशील। शरण, इन्फ्लक्स हेल्थ टेक पर भी आपका टेक हम जानना चाहेंगे। मर्चेंट बैंकर्स ऑब्जर्वेशन सारे हमारे सामने हैं, लेकिन इस आईपीओ पर भी राय क्या होगी? मानसी जी, काफी समय के बाद मैं बोलूंगा एक डिसेंट एसएमई आईपीओ लिस्ट हो रहा है।
कंपनी काफी अच्छे फील्ड में है, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स में है, मगर एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, नाइक एक ब्रांड है। इसका बिजनेस मोस्टली बिजनेस टू बिजनेस है, ये दूसरे बिजनेसेस के लिए व्हाइट लेबलिंग करता है। मार्जिन्स ठीक ठाक है, ग्रोथ ठीक ठाक है, मगर कंपनी मोर और लेस 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और इस आईपीओ की बेस्ट बात क्या है, ये जो पैसे रेस कर रहे टोटली टुवर्ड्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, मगर इनकी फैसिलिटी बेसिकली मोर और लेस FY27 के बाद आने वाली है या FY27 एंड पे आने वाली है। तो जिसे भी अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल सकते हैं, तो ये कंपनी में एक बार आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। आईपीओ मोर और लेस डिसेंटली प्राइस है, अराउंड 17-18 टाइम्स, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 साल में कंपनी को कुछ ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा नहीं। इसके लिए जिसे अगर लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है, वो ये कंपनी में एक बार सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ओवरऑल मुझे ये आईपीओ काफी अच्छा लगा। तो चलिए एसएमई आईपीओ से सावधान में हम ऑब्जर्वेशंस बताते हैं, और किसी आईपीओ के ऑब्जर्वेशन अगर पॉजिटिव हैं तो वो भी शरण लिलाने लगातार अपनी एनालिसिस और अपनी बारीकी से की गई रिसर्च हमारे सामने शेयर करते हैं। और इसी कड़ी में इन्फ्लक्स हेल्थ टेक के आईपीओ पर पॉजिटिव एनालिसिस जो है उन्हें लॉन्ग टर्म बेट ये पॉजिटिव नजर आता है शरण को। और इसके अलावा भी जो 4 एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओज हैं उस पर सारी की सारी एनालिसिस और शरण का टेक आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इक्विटी मार्केट में जिस तरह की हलचल कल के सत्र में देखने को मिली, इंडिगो के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। हरीश, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। कल एयर इंडिया के हादसे के बाद सेंटिमेंट एक तरह से खराब तो हुआ ही था, और कल के सत्र में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में उसका इम्पैक्ट इंडिगो के स्टॉक प्राइस पर दिखा था। और आज इजराइल का ईरान पर जो हमला है, इसके चलते क्रूड का महंगा होना, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स लगातार बढ़ना, येट अगेन एविएशन प्ले के लिए कंसर्न बन सकती है। इंडिगो के स्टॉक प्राइस में यहां से कितनी फर्दर डाउनसाइड विजिबल नजर आती है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। हमने कल एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला इंडिगो में। अगर स्टार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए लास्ट 5700 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन था जो प्रीवियस हाइस थे, तो मल्टीपल टाइम्स कोशिश किया उसको निकालने के लिए, लेकिन स्टॉक प्राइस वहां से बिल्कुल सेलिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इंडिगो में एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना रहेगा 5700 का। जब तक 5700 के ऊपर नहीं निकलता है, स्टॉक प्राइस में एक कंसोलिडेशन या स्लाइटली डिप भी देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर सपोर्ट जोन है 50 to 50 का। 52 के नीचे सब ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा है। जब तक 52 के और 5200 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा कंसोलिडेशन में हो सकता है और थोड़ा माइनर डिप भी देखने मिल सकता है। सो इमीडिएट बेस में जैसे मैं बताया 50 to 50 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास लॉन्ग है तो होल्ड रखे और उसके स्टॉक के साथ मेंटेन करे। देखिए ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, कोई वीकनेस ज्यादा नहीं दिख रहा है। जो भी है अभी जो न्यूज के फ्लो की वजह से थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिल रहा है ऊपर लेवल से। तो ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस बताया 5700 वो क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन रहेगा, उसको क्रॉस करने को मुझे लग रहा है कि फर्दर स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है इंडिगो में। 52 58 तक के लेवल्स जो हैं वहां तक अगर पोजीशन है एक बार के लिए सोचा जा भी सकता है, लेकिन फर्दर डाउनसाइड विजिबल हो सकती है। 52 54 58 के लेवल्स अगर यहां पर दिख जाए वहां से और ज़्यादा कमजोरी के आसार। और आज के सत्र में बाजार खुलने के साथ साथ पेन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, ऑयल इंडिया ONGC जैसे काउंटर्स, एविएशन प्ले पर नजर रखनी होगी, क्योंकि एब्सोल्युटली कच्चे तेल की चाल $75 के भी पार यहाँ पर हम देख रहे हैं, लगातार कच्चा तेल बढ़ता हुआ। क्विक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट प्री ओपन भी आपके सामने रखेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर स्टॉक्स जो वो आपको बताएंगे, मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे। ग्लोबल अनिश्चितताएं, टैरिफ कंसर्न्स और इजराइल का ईरान पर अटैक, ढेर सारे ग्लोबल ट्रिगर्स जो कि आज मार्केट्स पर इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और प्री ओपन लेवल्स बस 1 मिनट में हमारे स्क्रीन पर होंगे। आज के बाजार में कमोडिटी फ्रंट पर क्या कुछ होता है इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। कच्चे तेल की चाल में लगातार उबाल हम देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तपन दोषी, हरीश जजारे हमारे साथ मौजूद हैं। क्रूड की चाल आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ब्रेंट में 11% का उछाल अब तक दिख चुका है। दिन की शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे कच्चे तेल की चाल में, जैसे इजराइल के
के अटैक की खबर आई उसके बाद जबरदस्त उछाल देखने को मिला और इस वक्त $77 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। घरेलू बाजार में कच्चे तेल की चाल पर नजर रखनी होगी, लेकिन सेफ हेवन के तौर पर काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि गोल्ड सिल्वर में किस तरह के लेवल्स पैन आउट होते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चमक जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल अनिश्चितताएं से सेफ हेवन की तरफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ते हुए। कॉमिक्स पर गोल्ड के दाम में करीब 1.5% का उछाल है। $36 के इर्द गिर्द चांदी में भी कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स इक्विटी मार्केट्स में गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स और साथ ही ज्वेलरी काउंटर्स पर भी नजर रखिएगा और साथ ही क्रूड रिलेटेड प्लेयर्स पर खास तौर से नजर रखनी होगी। एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स में एविएशन प्लेस पर नजर रखनी होगी और साथ ही सीमेंट और क्रूड रिलेटेड पेंट सेक्टर पर भी खास तौर से नजर। 24,544 के स्तर। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कमजोरी के साइंस नजर आ रहे थे। ग्लोबल टेंशंस के चलते गिफ्ट निफ्टी में गिरावट, एशियाई बाजार में गिरावट। हालांकि इन्फ्लेशन पीपीआई इंडेक्स जो कल आते हुए नजर आए उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स ठीक ठाक थे जब क्लोज हुए, लेकिन फ्यूचर्स में भी भारी गिरावट। सो क्लियरली इंडिकेशंस गिरावट भरे भारतीय बाजार के लिए इवेंचुअल इंपैक्ट प्री ओपन लेवल्स में इस वक्त नजर भी आ रहा है। करीब 24,480 के लेवल्स, 24,480 से 573, करीब 325 अंकों की बिकवाली के साथ शुरुआत के संकेत इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लीकेशन थे और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स के डाउन टर्न्स नजर आ सकते हैं। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की चाल पर भी नजर रहेगी। प्री ओपन लेवल्स में बैंक निफ्टी में भी कमजोरी के संकेत नजर आएंगे आपको। वहीं फ्राइडे सेशन जो है लास्ट सेशन ऑफ द वीक है। कल की वॉलेटाइल वीकली एक्सपायरी के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं बाजार से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में है। इंडिया विक्स पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, शिवांगी शारदा हैं हमारे साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट में इतनी भारी उठापटक में उनकी नज़र कहां पर है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। लॉट हैपनिंग इन द मार्केट्स, ग्लोबल फ्रंट पर भी, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी। बताएं किस तरह से देख रही हैं, किस तरह से रीड कर रही हैं मार्केट्स को आप, और स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और प्रेशर जरूर इंटैक्ट है। ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो हावी रहेंगे हमारे बाजार पे। ऐसे में हमें थोड़े बहुत डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स को भी नजर रखना चाहिए। थोड़े कंजम्पशन स्टॉक्स पे भी नजर है, बट ऑफ कोर्स मार्केट जिस तरह से नेगेटिव ओपनिंग हो रहा है, मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें और थोड़े लाइट रहे पोजीशंस में। वीकेंड में भी थोड़े लाइट पोजीशंस कैरी ऑन करें। ठीक है, लाइट पोजीशंस कैरी करने की राय। और इस वक्त रुपए की ओपनिंग पर नजर डालिए। 54 पैसे, 54 पैसे की कमजोरी के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो खुलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और 85 रुपये 60 पैसे के मुकाबले हम देख रहे हैं 86 रुपये और 14 पैसे पर रुपया, करीब 54 पैसे की कमजोरी के साथ खुलता हुआ। एमसीएक्स पर सोने चांदी की चाल पर भी नजर रखनी होगी। 1,900 रुपए की तेजी एमसीएक्स पर सोने में नजर आ रही है। 1 लाख का लेवल सोने के दाम पे फिर से करीब 2% परसेंटेज वाइज मजबूती। और हम देख रहे हैं चांदी में करीब 800 रुपए की मजबूती तेजी के साथ इस वक्त एमसीएक्स पर शुरुआत होती हुई। 1,06,725 टू बी प्रिसाइज सोने चांदी में अच्छा खासा एक्शन। सेफ हेवन की चाल मजबूत क्योंकि इक्विटी मार्केट में काफी उठापटक है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और 9 के 9 रत्न की सूची एक बार स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है इस वक्त हमारी लिस्ट में जान लेते हैं शरद से। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है उसमें ऑफ कोर्स इम्पैक्ट जो है आपको ऑयल एंड गैस सेगमेंट में देखने मिलेगा। खास करके ऑयल इंडिया ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव जो है रिएक्शन आ सकता है। ओएमसीज क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो जो है नेगेटिव रहेगा। मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस पे भी एक बार नज़र रखिएगा। गोल्ड प्राइसेस में जो है बढ़ोतरी देखने मिली है, शूटअप हुआ है सेफ हैवन डिमांड को लेकर, तो इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। डिफेंस स्टॉक्स खास करके भारत डायनेमिक्स, इन पे भी नज़र रखिएगा। ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो उसको लेके जो है भारत के एक्सपोर्टर्स और डिफेंस स्टॉक्स पे हलचल रहने वाली है। बट ऑफ कोर्स ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव ही है। एशियन पेंट्स कल हम ब्लॉक डील हुई थी जहाँ पे रिलायंस ने 3.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की थी। और वही जोमेटो की बात करें तो सोसाइटी जनरल्स ने जो है लगभग 61 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। एनबीसीसी की भी बात करें तो 518 करोड़ का नवोदय विद्यालय समिति से बड़ा ऑर्डर आया है। वही येस बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ने एक्सटेंशन करा दिया प्रशांत कुमार जो एमडी सीईओ है अगले 6 महीने के लिए। डिक्सन टेक ने भी सिग्निफाई
इनोवेशंस के लिए करार किया है। 50-50 JV है OEM लाइटिंग के लेके। और टोरेंट पावर आखिरी स्टॉक रहेगा जहाँ पे उनकी आम SCCI ने 300 मेगावाट की विंड प्रोजेक्ट लाई है 25 साल के अवधि के लिए। तो ऑफकोर्स ये जो है स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर है। लेकिन मानसी बताऊं कि ऑफकोर्स ग्लोबल इम्पैक्ट क्यूज़ इतने आ रहे हैं कि स्टॉक्स में उतना रिएक्शन आपको आज शायद ना देखने मिले, क्योंकि वो ओवर पावर कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। एब्सोल्यूट कॉशन की राय इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से भी मिल रही है और हम भी यही एडवाइस देंगे। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है और साथ ही गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर ज़रूर नज़र रखिएगा। गोल्ड प्राइसेस में जिस तरह का अपसर्ज देखने को मिला है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर 1 लाख की रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ और चांदी में लगातार आउट परफॉर्मेंस जो है वो जारी है। ऑफकोर्स एनर्जी पैक में जो कमजोरी है, ग्लोबल टेंशन है, उसका इम्पैक्ट है जो कि प्रेशियस मेटल्स में ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन 24,342 के लेवल्स प्री ओपन में इस वक्त लगातार कमजोरी का रुझान, जहां 300 अंकों की कमजोरी नजर आ रही थी, अब 550 अंकों तक की गिरावट के आसार निफ्टी में शुरुआती टिक्स में नजर आ रहे हैं। प्री ओपन लेवल्स 24,434 के लेवल्स यानी कि 24,400 के इर्द गिर्द निफ्टी में शुरुआत हो सकती है। ब्रेस अप फॉर अनदर सेशन ऑफ लाइट वेट कमजोरी। शिवांगी, आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे बाजार खुलने से ठीक पहले? स्टॉक स्पेसिफिक मेरी राय यही रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच ही अप्लाई करें। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि काफी एक सेलिंग प्रेशर जो है वो इंटैक्ट रहेगी। कल के सेशन में भी हमने देखा पिछले 3 दिनों के थोड़े बहुत जो गेन्स थे उसको वाइप ऑफ करते हुए दिखा था निफ्टी भी। तो एक ब्रेकआउट के बाद हमने ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग देखी है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से और भी ज्यादा वीकनेस यहाँ पे एम्पलीफाई होते हुए नजर आ रहा है। पर नजर कुछ सिलेक्टिव बैंकिंग और डिफेंस स्टॉक्स में रहेंगी, इनमें जरूर नजर रखना है। बट ऑफ कोर्स मार्केट ओपनिंग के बाद हम एक क्लियर स्टांस लें। ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल मिलती हुई, लेकिन मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस पर भी एक नज़र डालें। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स एंड हरीश है हमारे साथ। हरीश, लोन टू वैल्यू के बढ़त जो क्रेडिट पॉलिसी में आई थी, ये खबर के ठीक बाद भी गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स फोकस रेडार में थे। प्री ओपन में इस वक्त ऑफकोर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ यहाँ पर करीब ½ % के डाउन ट्रेंड्स हैं, लेकिन आज गोल्ड प्राइसेस में जो सर्ज है, इम्पैक्ट ज्वेलरी साथ ही गोल्ड फाइनेंसिंग पर किस तरह का देख रहे हैं आप? बिल्कुल मानसी जी, जैसे पिछले फ्राइडे में जैसे आरबीआई का डेटा आया था उसके बाद हमें शार्प रैली देखने मिला है मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम दोनों में। तो आज उसी टाइम पे स्टॉक प्राइस टेक्निकली प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस किए थे और मुझे लग रहा है कि एक क्लियर ब्रेकआउट दिया था दोनों स्टॉक्स में। तो मुथूट की बात करते हैं, मुथूट का जो रेजिस्टेंस 24 था 50 का, वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर की ओर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी तेजी का ही है और ऊपर लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 2750 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर जो मार्केट वॉलेटिलिटी देखकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शंस भी बिल्कुल डिप्स देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो डिप्स जो है भी है अक्यूमुलेट करने के लिए राय रहेगी मेरी। जो सपोर्ट जोन जैसे मैंने बताया 2500 के अराउंड, तो वो लेवल जब भी आता है तो मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक प्राइस में। ओवर के ऊपर का पोटेंशियल अभी भी है, 2750 तक शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। वही चीज अगर मनप्पुरम की बात करते हैं, मनप्पुरम भी सेम सेटअप था, एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हुआ था और आरबीआई के रिलीज के बाद एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस ने, तो इसमें भी अभी भी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 300 के लेवल हम लोग शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। तो हाउएवर जो भी है डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। अगर किसी के पास बाइंग है तो होल्ड करे, थोड़ा वॉलेटिलिटी बिल्कुल देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक्स में। और जो गोल्ड में प्राइस में उछाल देखने मिल रहा है उसका भी बेनिफिशियल होगा इस दोनों स्टॉक्स में। तो मेरा ओवरऑल राय है कि थोड़ा होल्ड करे स्टॉक को और थोड़ा स्टॉप लॉस भी मेंटेन करे चाहे तो। मुथूट के लिए मुझे लग रहा है कि 250 के अराउंड सपोर्ट जोन से 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं मुथूट के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो। के नजरिया मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स में 3 से 4% की गिरावट प्री ओपन में नजर आई है। लेकिन इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से येस बैंक पर शिवांगी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रशांत कुमार एमडी और सीईओ का रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है। येस बैंक पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा आज? जी, बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें, छोटे मझोले बैंक्स में कुछ स्ट्रेंथ जरूर नजर आ रहा है। पर ऑफ कोर्स ओवरऑल बैंक निफ्टी की अगर हम नक्षत्र देखें तो यहाँ पे थोड़े बहुत वीकनेस अभी परसिस्ट करते हुए दिखेंगे।
ऑलरेडी हम 55,000 को अगर तोड़ते हुए नजर आएंगे तो और भी ज्यादा यहाँ पे वीकनेस जो है वो कैरी ऑन होगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर करें, जल्दबाजी ना करें। बैंकिंग स्टॉक्स ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पिछले वीकली स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें, पिछले वीक के पूरे गेन्स को वाइप ऑफ करते हुए दिखा है और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है वीकली बेसिस पे। तो थोड़े बहुत प्रेशर इस पूरे सेक्टर में बरकरार रहेगी। ये नजरिया यस बैंक पर, लेकिन इसके अलावा जोमेटो पर नजर डालते हैं। इटर्नल 3.5% की गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर्स में प्री ओपन में शामिल। हरीश, क्या राय होगी आपकी इटर्नल पर? अगर इटर्नल की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इटर्नल के लिए चार्ट की सपोर्ट जोन है 245 का। 245 के ऊपर अगर जब तक है, मुझे लग रहा है कि ठीक है। 245 के नीचे आज शायद खुल सकता है स्टॉक प्राइस, और आजकल लेकिन आज क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा। 245 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। और तो जो भी किसी के पास अगर पोजीशंस है तो 245 के आज क्लोजिंग के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। 245 के नीचे क्लोजिंग तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है, और फर्दर डिप 230 और 225 लेवल्स तक भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा 245 के नीचे क्लोजिंग के हिसाब से। तो 245 का जो है एक की सपोर्ट जोन है आज के लिए। अगर देखते हैं अगर आज उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर सेटअप। गुड मॉर्निंग शिवांगी, शरद हियर। टोरेंट पावर पे देखिए, ऑफ कोर्स फॉलिंग मार्केट है, गैप डाउन ओपनिंग सजेशंस आ रहे हैं, लेकिन टोरेंट पावर पे देखिए इनकी आम को SCCI से अवार्ड आया है 300 मेगावाट का, लगभग 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। फ्लैटिश है स्टॉक, और स्टॉक ऑफ कोर्स प्री मार्केट में थोड़ी सी गेन ज़रूर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है टोरेंट पावर पे? जी बिल्कुल। टोरेंट पावर की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि वीकली बेसिस पे लगातार पिछले 5 हफ्तों से एक बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज करते हुए नजर आया ये स्टॉक। पर ऑफ कोर्स 1450 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नजर आता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ रीगेन करेंगे। अभी फिलहाल अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो थोड़ी और वेट एंड वॉच हमें करनी चाहिए। 1450 के लेवल्स को ध्यान रखें और इसके ऊपर ही बाइंग स्टांस जो है इसमें अप्लाई करें। हरीश, एक बार कंजम्पशन नेम में खास करके एशियन पेंट्स पे एक बार नज़र डालें। कल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ब्लॉक भी हुआ था जहाँ पे रिलायंस ने 3.5 करोड़ शेयर्स की जो है ओपन मार्केट में बिकवाली की थी और उन्होंने अनाउंस किया था। अब्जॉर्प्शन कल ठीक था, लेकिन आज जो है लग रहा है कि जो है ओपनिंग जो है गैप डाउन होगी। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स पे क्या लग रहा है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रक्चरली जो है स्टेबल है कि कंसोलिडेशन पे आएगा? हरीश? शरद जी, एशियन पेंट्स देखिए लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक प्राइस में देखा है तो कंटिन्यूअसली, और मुझे लग रहा है कि एक ऐसा कुछ मेजर ब्रेकआउट या कोई बेस फॉर्मेशन बन रहा है करंट लेवल्स पे एशियन स्टॉक में। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है 2120 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे फिसलता है तो फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मैं फिलहाल के लिए बाइंग तो अवॉइड करूंगा। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन होल्ड बाइंग है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2120। तो 2120 नीचे फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है एशियन पेंट्स में। तो मेरा ओवरऑल राय इसमें लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है आगे जाके। तो जो भी है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2120 का। उसके नीचे मुझे लग रहा है कि फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार राय और उनके आउटलुक्स हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी एडवाइस आज के लिए बाजार गिरावट के साथ खुलने की तैयारी और भारी गिरावट के साथ खुलने के पूरे संकेत हैं। तो एहतियात बरत कर वॉच लिस्ट में रखें मार्केट को आज, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी करीब 400 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दिखा रहा है। करीब 1000 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में शुरुआती टिक्स में नजर आएगी और सेंसेक्स में करीब 1250 अंकों की बिकवाली के साथ शुरुआत के संकेत यहाँ पर बिल्कुल मिल रहे हैं। पॉइंट वाइज, परसेंटेज वाइज मार्केट में गिरावट इस वक्त नजर आएगी। मेजर प्लेयर्स की अगर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक है ONGC, जहां से हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ कामकाज। एब्सोल्यूट रीजनिंग है, उसके पीछे करीब 3% की तेजी यहां पर। कच्चे तेल की चाल का असर आज बाजार पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में ऑलरेडी गिरावट है, गिरावट और कितनी गहराएगी इस पर खासतौर से आपको नजर रखनी होगी। लार्जर प्लेयर्स में बिकवाली का दबाव कहां से नजर आ रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। एविएशन प्लेस में इंडिगो के चार्ट्स पर कच्चे तेल की
चाल, ETF और क्रूड का लगातार बढ़ना, ग्लोबल टेंशंस इंडिगो एविएशन प्ले के लिए काफ़ी हद तक नेगेटिव साबित होता हुआ और इंडिगो के स्टॉक प्राइस में इस वक्त आप देखेंगे भारी गिरावट के साथ शुरुआत के पूरे संकेत ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। ICICI बैंक, L&T, इन्फोसिस, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे के सारे मेजर बेंचमार्क काउंटर्स हैं जहां से बिकवाली इस वक्त शुरुआती लेवल्स में गिरावट के साथ खुलने के पूरे आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज ही के सत्र में अगर आप देखेंगे एविएशन प्ले और क्रूड रिलेटेड काउंटर्स के साथ साथ आपको नजर रखनी होगी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, क्योंकि चुनिंदा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में खबरों का एक इम्पैक्ट आता हुआ जरूर नजर आ सकता है। HPCL, BPCL, IOC, क्रूड ऑयल प्राइस सर्ज, इजराइल ईरान के टेंशन का इम्पैक्ट गिरावट के साथ करीब 4% बिकवाली पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट अगेन क्रूड रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त गिरावट यहां पर प्ले आउट कर रहे हैं। पेंट स्टॉक्स में भी बिकवाली, ऑयल मार्केटिंग में भी बिकवाली और बाजार में भी बिकवाली। 900 अंकों की गिरावट के साथ 55,100 के बिल्कुल नजदीक बैंक निफ्टी में भारी गिरावट पर कामकाज खुलता हुआ 24,471 के लेवल, 425 अंकों की गिरावट निफ्टी में इस वक्त और 1260 यानी कि ऑलमोस्ट 1300 अंकों की बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। सेंसेक्स में 80,673 के लेवल्स पर कामकाज। शुरुआत में बेंचमार्क स्टॉक्स में से गिरावट, हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली। रिलायंस मेजर यहां पर बिकवाली के साथ खुलता हुआ, TCS में करीब 1% तक की गिरावट, L&T में हम देख रहे हैं 3% की गिरावट। पेंट स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव, एविएशन प्लेज में गिरावट, बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली के साथ इस वक्त कामकाज खुलता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में जो गिरावट नजर आ रही थी कल के सत्र में, वो गिरावट और ज्यादा एस्केलेट होती हुई बाजार खुलने के साथ और ज्यादा बिकवाली दिखाते हुए 24,528 के स्तर पर इस वक्त करीब 400 अंकों की बिकवाली निफ्टी में है। और साथ ही बेंचमार्क्स की अगर बात करेंगे, L&T, इन्फोसिस, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे काउंटर्स हैं जहां से गिरावट सबसे ज्यादा हावी होती हुई। पेंट स्टॉक्स पर लगातार नजर रखिएगा। ऑयल इंडिया में इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 3% का इजाफा। ONGC के स्टॉक प्राइस में करीब 2% की तेजी। सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक्स जो क्रूड रिलेटेड पैरामीटर्स पर इस वक्त मजबूती का रुझान दिखाते हुए, ONGC और ऑयल इंडिया। इसके अलावा जुबिलेंट इंग्रेविया और टोरेंट पावर है जो कि इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ तमाम स्टॉक्स की अगर बात करें, यहां पर भी सारे के सारे प्लेयर्स बिकवाली दिखा रहे हैं। लार्जर डाउन ट्रेंड्स, इंडिग्लोब एविएशन में करीब 5% की गिरावट इस वक्त नजर आएगी। IOC, HPCL, BPCL के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए, यहां पर भी करीब 5% तक की बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। निफ्टी 50 के अन्य प्लेयर्स की अगर बात करें, टॉप गेनिंग मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ ONGC में, लेकिन लूजिंग मोमेंटम सारे के सारे स्टॉक्स में इस वक्त। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश हादसे के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के दौरे पर पहुंचे हैं। ये आप लाइव विजुअल्स इस वक्त देख रहे हैं। बेहद दुख वाली खबर, कल ये हादसा हुआ था और इस हादसे का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। सारी की सारी अपडेट्स यहां पर भी हम इस फ्रंट पर भी आपको देंगे, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, मार्केट की ब्रेथ बिल्कुल कमजोर इस वक्त। 2027 डिक्लाइंस यानी कि एब्सोल्यूट डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। इंडिया विक्स में कल हमने देखा था स्पाइक अप्स करीब 2.5% के देखने को मिले थे और आज इजराइल और ईरान के बीच टेंशन, ग्लोबल फ्रंट पर अनिश्चितताओं का असर फेयर इंडिकेटर वॉलेटिलिटी में इंडिया विक्स पर भी नजर आएगा। इंडिया विक्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। BPCL, L&T, अडानी पोर्ट्स और श्रीराम फाइनेंस 15 के लेवल्स के आसपास 11% की मजबूती स्पाइक अप, और ये मजबूती इंडिया विक्स में और ज्यादा बढ़ती हुई, विच इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न। आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि फेयर इंडिकेटर में और ज्यादा स्पाइक्स नजर आ सकते हैं और ये स्पाइक्स इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं अहमदाबाद पहुंच चुका है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के हादसे का जायजा लेने के लिए PM मोदी इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कल एयर इंडिया के विमान का हादसा हुआ था। इस हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी आती हुई लंदन जाने वाली फ्लाइट पर हादसा हुआ और ये हादसे के बाद अमित शाह वहां पर पहुंचे। उन्होंने पूरी की पूरी सिचुएशन का जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त सिचुएशन का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद में इस वक्त अलर्ट, और कल ही से जब ये हादसा हुआ तब से लेकर अब तक लगातार हम देख रहे हैं कि सारे के सारे रूट्स पर अलर्ट नजर आ रहा है। दुख की खबर ये, और इस खबर के ठीक बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट की तरफ से टाटा के भी एक टेक आता हुआ देखने को मिला।
आपके सामने ये भी हमने रखा था और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए इस वक्त आपको बता दें कि काफ़ी हद तक दुख जताया है और कॉम्पेंसेशन की भी बात कही। 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मृतकों के परिवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद पहुंचते हुए आप देख रहे हैं पूरी की पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हुए। अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा और पहला ऐसा हादसा इनफैक्ट कहेंगे काफ़ी बड़ी फेलियर ये, और इनफैक्ट सेफ्टी सिस्टम को लेकर एक बड़ा सवाल इस वक्त पैदा होता हुआ। क्रू मेंबर्स के साथ साथ ट्रैवलर्स जो थे वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं और इस सारे हादसे से जुड़े सारे अपडेट्स जो हमारे पास आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बाजार पर भी हमारी नज़र है और गिरावट के एंटिसिपेशन थे और इसी गिरावट में मार्केट 24,599 के लेवल्स पर निफ्टी संभलने की कोशिश ज़रूर करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से लगातार बिकवाली का दबाव। ऑयल इंडिया के चार्ट्स पर नजर रखिएगा, ONGC के चार्ट्स पर नजर रखिएगा। हमारे एक्सपर्ट शरण लिलानी के रेडार पर थे ये दोनों स्टॉक्स और इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन इस वक्त देखने को मिला है। शरण ने आज बाजार खुलने से पहले कहा था कि हम मार्केट पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट की राय देंगे, मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखेंगे और दूर रहने की राय। इनफैक्ट जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट फूड, ये न्यूज़ फ्लोज के चलते इन स्टॉक्स में एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। कुछ ब्लॉक्स की खबरें यहाँ पर आने वाली हैं। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव। सो क्लियरली मार्केट में गिरावट है। न्यूज़ फ्लो का एक्शन चुनिंदा प्लेयर्स पर आपको नजर आएगा। ONGC, ऑयल इंडिया को अगर छोड़ दीजिएगा सारे के सारे मेजर प्लेयर्स में गिरावट है। आइए एक्सपर्ट से एक बार जान लेते हैं कि बाजार की शुरुआत वो कैसे देख रहे हैं। 290 अंकों की गिरावट निफ्टी पर, लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से कॉल्स होंगे, हमारे मेहमान ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांगी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आज? जी बिल्कुल, ओपनिंग कॉल्स के लिहाज से अगर हम बात करें, मेरी नज़र है MCX पर। यहाँ पे स्टॉक ने लगातार पिछले 3 दिनों के एक सॉफ्टनेस के बाद वापस एक अच्छे लेवल से रिट्रेस होते हुए दिख रहा है। ये ओवरऑल हमने देखा है वीक ऑन वीक बेसिस पे भी ये स्टॉक जो है लगातार एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। पिछले 12 हफ्तों से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स इस पे नजर है और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट स्पेस और जिस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम की अवेयरनेस भी है, मंथ ऑन मंथ बेसिस जो इंक्रीज हो रहे हैं वो भी एक अच्छी फैक्टर है इसको सपोर्ट करते हुए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 7850 के टारगेट्स के लिए और 7450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो MCX पर ये राय आती हुई, इसके अलावा बाजारों पर दबाव आज के सत्र में दिखा है। सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में कारोबार करते हुए। हरीश, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? मैं थोड़ा देखिए, मार्केट अभी ऑलमोस्ट गैप डाउन से खुला है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए पर मार्केट सेटल डाउन होना चाहिए, उसके बाद एक फ्रेश कॉल लेना चाहिए। जो सुबह मैंने दिया है नवीन फ्लोरिन से मैं इंटैक्ट रहूंगा बाई का, तो फिलहाल के लिए फ्रेश के लिए थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है स्टॉक इंडेक्स में, तो थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए इंडेक्स। उसी टाइम पे हम लोग क्लियरली एक नया फ्रेश कॉल जनरेट कर सकते हैं। ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे मेहमानों से आते हुए, लेकिन इस बीच IT सेक्टर पर नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा दबाव IT सेक्टर पर दिखा है। निफ्टी IT इंडेक्स 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, इन्फोसिस, एम्फोसिस सभी स्टॉक्स 1.5% से ज्यादा की भारी गिरावट पर कारोबार करते हुए। शिवांगी, कई सारे ग्लोबली एक्सपोज सेक्टर्स पर इम्पैक्ट दिखा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसके चलते इन एनी केस ग्लोबल मार्केट्स में भी चिंता है, लेकिन IT सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनेगा और क्या आपको लगता है गिरावट के बाद अब खरीदारी के मौके बनेंगे? जी बिल्कुल, IT सेक्टर की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि चाहे वो थोड़े मिड कैप स्पेस हो या हैवी वेट्स, इनमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जरूर नजर आ रही है। बट ओवरऑल मेरी नजर रहेगी स्टॉक्स जैसे परसिस्टेंट और हम देख रहे हैं कि वो हायर जोन्स पे टिके हुए नजर आया है। हैवी वेट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो TCS हो चाहे इन्फोसिस हो, यहाँ पे भी आज के सत्र में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है लोअर लेवल से, तो इन पे जरूर नजर रहेगी। बट ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाइड रहे। परसिस्टेंट सिस्टम्स में हमने एक अच्छे लॉन्ग बिल्डअप एडिशन भी देखने की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे नजर रहेगी नेक्स्ट राउंड अबाउट 6000 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए।
शिवांगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स का? जी, परसिस्टेंट सिस्टम में 5750 के टारगेट स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करते हुए इन टारगेट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स है। लेकिन हरीश, फार्मा स्पेस पे जो है आपकी राय चाहिए। कल ऑफ कोर्स देखा था निफ्टी फार्मा इंडेक्स थोड़ी देर के सही अपने 200 डीएमए का जो लाइन है उसको क्रॉस किया था फार्मा स्पेस में, और थोड़ी सी अच्छी बाइंग भी आई थी कल। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी ऐड है तो सेलेक्ट केमिकल नेम्स फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ दिखा था। ऑफ कोर्स आज जो है बास्केट सेलिंग आया है, बट अगर रिकवरी आता है सेकेंड हाफ ऑफ द डे में और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में थोड़ी सी भी पिकअप देखने मिलती है या बाइंग देखने मिलती है, तो आपके फार्मा स्पेस से कौन सी पिक रहने वाली है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे उस स्टॉक के? बिल्कुल शरद, अगर कल के सत्र में देखा जाए तो फार्मा में एक 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, लेकिन आज के सेल ऑफ में थोड़ा बहुत उसके नीचे फिसल चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखते हैं तो डॉक्टर रेड्डी से कभी भी अप ट्रेंड में है, स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली एक रैली देखने मिल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि इसका ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है इस डॉक्टर रेड्डीज में। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1400 के आसपास तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज या करंट लेवल से अच्छा बाइंग के लिए ऑप्शन अपॉर्चुनिटी भी रह सकता है। लेकिन छोटा स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। जिस तरीके से वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1330 का। 1330 के जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल और एक ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। 1390 से लेकर 1400 लेवल्स तक ऊपर का लेवल्स देखने मिल सकते हैं, इंट्राडे में भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी इस लेवल पे अच्छा दिख रहा है। और दूसरा एक स्टॉक है मेरा रडार पे, डिवीज लैब। अगर डिवीज लैब देखते हैं कि कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है डिवीज लैब में भी। तो डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज दो स्टॉक रहेंगे मेरे रडार पे, और मैं दोनों को बाय का सजेशन रिकमेंड करूंगा। अगर किसी के पास बाय है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए डिवीज लैब्स भी। डिवीज लैब से मुझे लग रहा है कि ऊपर के और 7000 के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं, तो डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए फार्मा में। हरीश, डिविस लैब्स का स्टॉप लॉस एक बार बता दें। अगर डिवीज लैब्स में अगर किसी के पास अगर बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 6550 का एक स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए स्टॉक। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ कोर्स देखते हुए शिवांगी, इंटरग्लोब एविएशन पे एक बार चार्ट लेके आते हैं। फ्रेश शॉट्स जो है देखने मिल रहे हैं। कल भी जो थे यहाँ पे फ्रेश शॉट्स के आंकड़े देखे जा रहे थे। स्टॉक लगभग 4% की गिरावट आई है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे चार्ट में तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ है ही, लेकिन अब लगातार 2 दिन जो है सेलिंग आया है, तो इंटरग्लोब एविएशन में यहाँ पे लगता है कि थोड़ी और सेलिंग प्रेशर आ सकती है, एक कंसोलिडेशन का रेंज देखने मिल सकता है स्पेशली 5300 लेवल्स के बाद। स्टॉक की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं एंड स्टॉक जो है टेक्निकली अगर हम देखें तो अपने 50 डेमा से वापस रिट्रेस होते हुए नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स आज स्टॉक में हमने देखा है कि गिरावट जो है पिछले हफ्ते पूरी रही है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है, जो कि एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे हमें एक क्लोज सपोर्ट को वॉच आउट करना है। 5200 एक अहम मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा इस स्टॉक के लिए, और इन लेवल्स को हम ध्यान रखें। अगर पोजिशनली बात करें स्टॉक में, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले 6 से 7 महीनों में हमने देखा है कि हायर हाइज हायर लोज बनते हुए दिखे, यानी कि सपोर्ट्स ग्रेजुअली हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो पोजिशनली स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के लिहाज से सेंटिमेंट्स हर्ट जरूर हुए हैं, बट ओवरऑल इन लेवल्स को हम ध्यान रखें। ठीक है, तो ये नजरिया इंटरग्लोब एविएशन और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके मॉर्निंग कॉल्स ही बता दीजिए। भारी गिरावट के साथ भारतीय बाजार खुलते हुए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आपके? थोड़ी हमें बाइंग देखने मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल का जो स्टॉक है वो मुझे अच्छा लग रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे और एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स में। और ऊपर में हमको यहाँ पे टारगेट लगाना है 7550 का, और नीचे हम स्टॉप लॉस लगा है 6770-75 का। अपोलो हॉस्पिटल मेरे हिसाब से एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड निकल कर आ रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। सेकंड, डिफेंस स्टॉक्स आज वापस से थोड़े बहुत मोमेंटम में है।
बीडीएल का शेयर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक अच्छे करेक्शन के बाद या कंसोलिडेशन कह सकते हैं हम, करेक्शन तो नहीं, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आज वापस से बाइंग मोमेंटम देखने मिल रही है। तो करंट लेवल्स पे बीडीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे 2100 का आता है और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1850। तो बीईएल पर ये राय, लेकिन इसके अलावा आदित्य और कोई स्टॉक डिफेंस सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा है। भारत डायनामिक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, एचएएल में भी करीब 1.5% की तेजी है। और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया डिफेंस या शिप बिल्डिंग सेक्टर से? बिल्कुल अशेषा, मुझे लग रहा है कि ये जो हम जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं इसके चलते वापस से डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने मिलेगी। बीडीएल डेफिनेटली अच्छा लग रहा है जैसा कि मैंने कहा। इसके अलावा एचएएल की अगर हम बात कर ले, मुझे लग रहा है एचएएल में भी खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है एचएएल में। ऊपर की तरफ 5200 का एक हर्डल है, बट आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है वो हर्डल निकाल के स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए और टारगेट्स 5400 5600 ये दो आएंगे। 5400 5600 के टारगेट्स के लिए एचएएल में भी खरीदारी करनी चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस हमको पे लगाना है 4900 का। तो 4900 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 5400 से लेके 5600 के टारगेट्स यहाँ। तो ये नजरिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इसके अलावा कई सारे डिफेंस स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिखा है। ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं जिसके चलते डिफेंस शेयरों में आज के सत्र में फिर से एक बार तेजी दिखी है। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल में तेजी और इसी के चलते कई सारे ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में भी आज एक्शन दिखा है। ऑयल रिफाइनर्स, ऑयल इंडिया की बात करें तो 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा ओएनजीसी में भी करीब 1.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। शिवांगी, क्या राय होगी ऑयल इंडिया और ओएनजीसी इन दोनों स्टॉक्स पर? ऑयल के प्राइसेस के मूवमेंट की वजह से इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एक टेंशन की वजह से भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो काफी वॉलेटाइल रहेंगे। तो मेरी नजर यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग स्पेस स्टॉक्स में नहीं, डिफेंस स्टॉक्स में ही रहेंगी। वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी और फोकस नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स सुबह हमारे सेक्टर्स टू वॉच में भी हमने आपको पहले ही बता देते हैं डिफेंस स्पेस, खासकर कि भारत डायनामिक्स, बीएल और एचएएल, ये सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। और कुछ कंपनीज खासकर कि भारत डायनामिक्स की बात करें तो वो मिसाइल्स भी सप्लाई करती है इजराइल गवर्नमेंट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको सामने बता रहे थे। ऑफ कोर्स ऑयल इंडिया ओएनजीसी पे मोमेंटम आई है, लेकिन जो क्रूड डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स होते हैं, पेंट स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, इवन टायर स्टॉक्स, इसमें जो है आपको जो है गिरावट देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स जो 10 से 12% का मूव क्रूड का आया है सिर्फ एक दिन में, जो आंकड़ा आई थिंक 78 to 79 डॉलर्स प्रति बैरल आ गया, वहाँ पे जो है ऑफ कोर्स थोड़ी सी चिंता ज़रूर आ रही है। ऑफकोर्स निफ्टी में ऑयल एंड गैस जो सेगमेंट होता है, इंडेक्स होता है, वहाँ पे भी तेज़ी आई है। तो सारे इंडेक्सेस कोशिश कर रहे हैं एक जो बड़ी गैप डाउन के बाद थोड़ी सी रिकवरी करने के लिए, बट धीरे धीरे करके जिस तरह डे पैन आउट होता है उस तरह जो है हम ऑफकोर्स आपको रिएक्शंस देते रहेंगे। लेकिन हमारा मैक्रो स्ट्रॉन्ग है। सीपीआई डेटा जो था ऑफकोर्स 75 मंथ लो पे आया। डीआई की बाइंग जो है लगातार 18 दिन दिखने मिल रही है। ऑफकोर्स निफ्टी फ्यूचर्स हमारे सामने स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स शुरुआती दौर पे फ्रेश शॉट्स आ रहे हैं, लगभग 1.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है। प्रीमियम की बात करें तो अभी लोअर साइड में है 44 का। डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी बैंक फ्यूचर्स की भी बात करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया, ओपन इंटरेस्ट लगभग जो है 20 लाख का है, फ्रेश शॉट्स पे है। तो वॉलीटिलिटी बहुत है और ऑफ कोर्स हमारी यही राय रहती है। टेक्निकल एनालिस्ट हमारे गेस्ट भी बताते हैं कि अभी शुरुआती दौर पे जो वॉलीटिलिटी है तो अपनी पोजीशंस लाइट रखें, वीकेंड भी है तो ऑफ कोर्स बहुत जो है वॉलीटिलिटी और चेंजेस आ सकती है। लेकिन मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है एक रिकवरी का, अब कितना सक्सेसफुल होता है वो समय बताएगा। लेकिन हरीश, इस रिकवरी में कोई सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है? ऑफकोर्स हमने फार्मा की तो बात कर ली, तो वो रिकवरी की तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई सेलेक्ट केमिकल्स पे जो है आपकी कोई राय है? एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन, ये टेक्निकल एनालिस्ट की जो है पसंदीदा शेयर्स हो गई हैं पिछले 1 से 2 सेशन में। जी, जैसे हमने सुबह बताया था कि नवीन फ्लोरिन को अभी भी में इंटैक्ट है हमारा व्यू।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि और दूसरा चीज़ है जैसे हमने देख रहे हैं कि एक डिफेंस और ऑयल सेक्टर सेगमेंट में दोनों में थोड़ा बहुत तेजी देखने मिल रहा है और नीचे लेवल से बिल्कुल रिकवरी देखने मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए मुझे लग रहा है कि डिफेंस और ऑयल के ऊपर ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं एंट्री के लिए। मुझे लग रहा है कि यही दो सेक्टर्स रहेंगे आज के लिए, क्योंकि जो दूसरे सेक्टर से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऑलरेडी चल चुके हैं स्टॉक इंडेक्स भी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए दूसरे सेक्टर्स के लिए। ये दो सेक्टर्स रहेंगे जहाँ पे कुछ दिनों से डिफेंस में करेक्शन भी देखने मिला था, तो ये सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए आज के लिए। इन सारे स्टॉक्स पे जो है ज़रूर नज़र रखेंगे, लेकिन जो पूल हो गया डिस्कशन का सारे स्टॉक्स का, वो देखिए सिर्फ 3 या 4 ही सेगमेंट्स पे हम बात कर पा रहे हैं जहाँ पे एक्टिव एक्शन देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आईटी स्पेस में भी जो है हम देख सकते हैं कि जो है मोमेंटम जो है टुवर्ड्स द डाउन साइड पे है। रियलिटी स्पेस में भी जो अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, बट वो थोड़ी फिजल आउट करने लगी हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ NBFC स्पेस में या कुछ फाइनेंशियल स्पेस में कुछ भी अभी अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशंस वाइज। अभी ऑफ कोर्स प्रेशर में है, निफ्टी बैंक भी प्रेशर में है, बड़े बड़े बैंक्स भी जो है अभी डाउन टिक में हैं। लेकिन शिवांगी, एनीथिंग इन BFSI स्पेस जो आपको अट्रैक्टिव लगता है? मिड कैप का भी नाम हो सकता है, चलेगा? जी बिल्कुल, BFSI स्पेस की अगर हम यहाँ बात करें तो बजाज ट्विंस जो है वो आज काफी एक्शन में देखने को नजर आ रहे हैं। इनमें से ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस में ज्यादा स्ट्रेंथ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है, बट ऑफ कोर्स ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हुए ही हम इसमें ट्रेड करें। ओवरऑल बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत वीकनेस है, तो सेक्टर का टेलविंड तो मुश्किल है, बट स्टॉक में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है इंडिविजुअल, तो यहाँ पे नजर है। बट नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे 9100 पे नजर आ रही है, तो इनको एक इम्पोर्टेंट बेस बना के हुए चले और नेक्स्ट जो है 9500 तक के लेवल्स के लिए। शिवांगी, थैंक्स फॉर दैट अपडेट। और कमज़ोर बाजार में भी आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और आपकी बाजार पर राय हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू एंड अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू। आदित्य है हमारे साथ। और आदित्य, गुड मॉर्निंग। इस वक्त मार्केट रिकवर करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को वॉलेटिलिटी ही दिखाएंगे। इन दिस प्रेजेंट जंक्चर गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स में एक अच्छी खासी मजबूती है। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर सोने चांदी की चाल नज़र तो आ रही है। सेफ हेवन के तौर पर पार्टिसिपेंट्स मार्केट के अब इस वक्त प्रेशियस मेटल्स की तरफ बढ़ते हुए। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, ज्वेलरी स्पेस पर आपका टेक क्या होगा? गुड मॉर्निंग मानसी। सही पकड़ा है, क्योंकि थोड़ा बहुत सेफ हेवन के जैसे गोल्ड और सिल्वर में बाइंग होती है, तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम में रहेगी। मन्नापुरम फाइनेंस की हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इन दिनों में देखा है हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी अप मूव ऑलरेडी आ चुकी है। मंथ टू डेट अगर हम देखें तो 14% का अप मूव हमें स्टॉक में ऑलरेडी देखने मिला है। बट अगर आपको यहाँ पे मौके मिलते हैं एंट्री लेने के लिए तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें थोड़ा बहुत। और अगर 260 255 के आसपास स्टॉक आज के सेशन पे या नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत कूल ऑफ होते हुए दिखता है तो उसमें फ्रेश एडिशन करे। मीडियम टू लॉन्गर टर्म मुझे लग रहा है मन्नापुरम फाइनेंस यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में 350 से 370 के लेवल्स को दिखाएगा। पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए ये सब स्टॉक्स। और क्योंकि रिसेंट RBI पॉलिसी में भी गोल्ड लोन्स के ऊपर थोड़ी बहुत रियायत दी गई थी, तो मेरे हिसाब से ये पूरा खेमा ही अच्छा लग रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस उसमें से टॉप बेट रहेगा। मुथूट फाइनेंस भी देख सकते हैं उसके बाद। मुथूट फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपमूव है यहाँ पे, और आने वाले दिनों में 2700 2800 के लेवल्स को स्टॉक दिखा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स में नजरिया बुलिश है, और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव आपको आउटलुक रखना चाहिए। पॉजिटिव रख सकते हैं, अगर पोजीशंस हैं उसे भी इंटैक्ट रखा जाए। और एब्सोल्यूट रीजनिंग है जिसके चलते हम देख रहे हैं गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स में मुथूट और मन्नापुरम फाइनेंस में इस वक्त मजबूती का रुझान देखने को मिला है। और बाजार खुलने से पहले इसका जिक्र हमने किया था और बताया था कि गोल्ड कमोडिटी, गोल्ड और सिल्वर की शुरुआत कैसे होती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कच्चे तेल की चाल में इजराइल ईरान टेंशंस के बीच जो एस्केलेशंस जो हुए उसके चलते जो उबाल देखने को मिला है उसका एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर पर नजर आएगा।
वो नज़र भी आ रहा है। कमोडिटी मार्केट की शुरुआत इंटरेस्टिंग रही, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में भी रिलेटेड स्पेसेस में मजबूती का रुझान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में करीब 1.5% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है और इस बात का जिक्र भी हमने आपको किया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर आज खास तौर से नजर होनी चाहिए। शरद, आप बता रहे थे मिसाइल्स सप्लाई करने का काम हिंदुस्तान भारत डायनेमिक्स, ओके, सो भारत डायनेमिक्स के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। 1.5% की तेजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में है, भारत डायनेमिक्स 2.25% की मजबूती। शिप बिल्डिंग स्पेसेस, हरीश जी, पिछले दिनों काफी चल गए लेकिन उसके ठीक बाद शिप बिल्डिंग स्टॉक्स टैंक डाउन होते हुए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अच्छी खासी मजबूती दिखाने के बाद बिकवाली का दबाव कुछ सेशन से जारी है। मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड में भी इस तरह के सेंटिमेंट्स। आज के सत्र में काफी 2 से 3 सेशन की गिरावट का ट्रेंड दिखाने के बाद ये स्टॉक वापस उभरता हुआ। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले एक महीने में करीब 80% के गेंस थे। हरीश, ओके, हरीश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तपन है हमारे साथ। तपन, शिप बिल्डिंग स्पेस पर आपसे टेक जानना चाहेंगे। गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक। ओवरऑल ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स आपको ही चल रहे हैं क्योंकि ये जो न्यूज आई है तो डिफेंस में तो ऑफ कोर्स नो पॉजिटिव है ही, लेकिन ये कोचिंग शिप है जिस तरह से आपने मतलब काफी बढ़ गया है। लेकिन मुझे यहाँ जीआरएसी कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए और अभी रिसेंटली भी एक बड़ा ऑर्डर उनको मिला है और उनके ऑपरेशनल लेवल पे काफी अच्छी तरह से उनका कंट्रोल है और आगे जाके कैपेसिटी बिल्डअप में भी अच्छा है जीआरएसी। तो जीआरएसी कंपेयर टू कोचिंग शिपयार्ड अच्छा लग रहा है। मैजागॉन ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा रहा है ओवर द टाइम, लेकिन पिछले टाइम पे जो क्वार्टरली रिजल्ट था इतना अच्छा नहीं था, इसलिए आपने देखा था उसमें काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। लेकिन अभी हम सबमरीन की बात करें तो उसमें मैजागॉन ही तो है और कोई नहीं है। तो ये सब स्टॉक्स ऐसे है ना कि आपको अगर थोड़े नीचे मिलते हैं या एक आध खराब क्वार्टर जाता है आपको ये सब बाय करने चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म नहीं। यहाँ कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी नहीं होती है और रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता है तो उसके वजह से आपको लगे कि ये क्वार्टर अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म देखो तो इनके सबके पास 3 से 4 गुना ऑर्डर बुक है। तो आई थिंक कैपेसिटी बढ़ेगी और वो काम करेंगे ऊपर, तो आई थिंक धीरे धीरे रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म है तो अच्छा है यहाँ से। तो जीआरएसी, मैजागॉन, मुझे यहाँ से ये अगर आप शिप बिल्डिंग में बात करो तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, शिप बिल्डिंग स्पेस और डिफेंस का खेमा इस वक्त फोकस रेडार पर है, इस पर बातचीत लगातार होती हुई और शिप बिल्डिंग स्पेस में अगर तीनों प्लेयर्स में से कुछ पिक करना है तो तपन की राय है गार्डन रीच शिप बिल्डर अट्रैक्टिव नजर आता है। कुछ सेशंस की गिरावट के बाद वापस से स्टॉक ने तेजी की चाल इस वक्त पकड़ी है। इस बीच इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। जब बाजार खुले थे ऑलमोस्ट 11% के स्पाइक्स थे, वो स्पाइक्स अब छटते हुए इस वक्त 20 स्पाइक अप है इंडिया विक्स में, लेकिन ऑलमोस्ट 7% के 8% के स्पाइक्स के साथ 15 के लेवल्स कंफर्ट के नजदीक हैं। थोड़ी सी रिलीफ इसी को मानकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त रिकवर करने की कोशिश में, लेकिन कुणाल बोथरा हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट की शुरुआत को वो कैसे देखेंगे। थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे, उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी जानेंगे, लेकिन हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च का भी समय हो चुका है। हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे आज की डीप डाइव रिसर्च लेकर हमारे बीच मौजूद हैं। जी, अगर आज डीप डाइव रिसर्च में हम जो है लॉरस लैब्स पर बात करना चाहेंगे और ये फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा एक कंपनी जो है सीडीएमओ और एपीआई सेगमेंट में अपना काम करती है। इसके रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो FY25 में सीडीएमओ सेगमेंट से लगभग 28% और जेनरिक सेगमेंट से 72% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से लगभग 20% और यूरोप से 25% के आसपास का इसका रेवेन्यू आता है। आज इस स्टॉक पर हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एक बिजनेस टर्नअराउंड स्टोरी की तरह लग रहा है। अगर हम बात करें तो FY22 से लेकर FY25 के मिड तक यानी H1 FY25 तक कंपनी के परफॉर्मेंस में काफ़ी कमजोरी देखने को मिली थी और इसका मुख्य कारण यह था कि सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट से क्या जो इसका बिजनेस था वहां पर एक तरह से रेवेन्यू में गिरावट आ रही थी। वहीं पर जो इसने जो कैपेक्स किया था उसके टर्न अराउंड में भी टाइम हो रहा था। लगभग FY22 से 25 तक कंपनी ने 3200 करोड़ के आसपास तक का कैपेक्स किया है और इसके साथ साथ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी था वो लो था और उसकी वजह ये थी कि लॉन्ग लीड टाइम वाले जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें जो है ये कंपनी लगी हुई थी। इसके कारण
करीब करीब 2.5 साल कंपनी के परफॉर्मेंस में दिक्कतें देखने को मिली थी, परंतु H2 FY25 में आकर पिक्चर कंप्लीटली टर्न अराउंड होती हुई दिखी। H2 FY25 में कंपनी का परफॉर्मेंस H1 FY25 से काफ़ी बेहतर था और इसका मुख्य वजह यह थी कि कंपनी के CDMO बिजनेस में ट्रैक्शन देखने को मिला। वहीं पर अगर CDMO बिजनेस की अगर बात करें तो करीब करीब 49% का ग्रोथ FY25 में देखने को मिला। फंडामेंटल ट्रेंड्स की अगर बात करें जिन्होंने कि इस कंपनी की तरफ हमें आकर्षित किया है, तो अगर प्रॉफिट में अगर देखें तो लगातार 7 क्वार्टरों तक डिक्लाइन के बाद पिछले 2 क्वार्टर ऐसे रहे हैं जहां पर कंपनी के प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिली है। इसके एबिटा मार्जिन के ट्रेंड को भी देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी का एबिटा मार्जिन 20% प्लस गया है। और अगर फाइनेंशियल ईयर के आधार पे देखें, एनुअल में देखें तो FY22 से 24 तक कंपनी ने जो प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखाई थी, उसके बाद FY25 एक ऐसा साल आया जहां पर कंपनी का प्रॉफिट लगभग दुगना होता हुआ दिखाई दिया। इन ट्रेंड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मुख्य वजह यही समझ में आती है कि कंपनी के जो CDMO बिजनेस में ट्रैक्शन आया है और उसके जो आगे आने वाले दिनों में उस ट्रैक्शन के बने रहने की जो उम्मीद है, उसके कारण हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कंपनी का जो अगले 2 क्वार्टर आएंगे H1 FY26 होगा, वो कहीं ना कहीं जो है पिछले साल के H1 FY25 से बेहतर होता हुआ दिखेगा। और अगर ये ट्रेंड मेंटेन रहता है तो स्टॉक परफॉर्मेंस में भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा। अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस को अगर हम यहाँ पर लें तो वहाँ पर मैनेजमेंट ARV बिजनेस के स्टेबल रहने की बात कही है, CDMO बिजनेस में अच्छी खासी तेजी की बात कही है। लगभग 1000 करोड़ के कैपेक्स की जो कंपनी की योजना है, वो माना जा रहा है कि वो इंटरनल एक्रूल से ही जो है फुलफिल की जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डेट बढ़ने की उम्मीद भी यहाँ पर कम हो रही है। और इस तरीके से 3 चीज़ों का होना, एक कंपनी के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आना, दूसरा CDMO बिजनेस में ट्रैक्शन आना, और तीसरा कंपनी का जो पुराना कंपनी ने पिछले 2-3-4 सालों में कैपेक्स किया था उसके रेवेन्यू में कन्वर्ट होने की संभावना का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रहा है कि कंपनी जो है उसका बिजनेस जो है टर्न अराउंड की ओर है, बिजनेस सिचुएशन टर्न अराउंड की ओर है। और जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है एक लंबी अवधि के पोर्टफोलियो निवेश के लिए। मानसी जी बिल्कुल अभिषेक, ये डीप डाइव रिसर्च है और लेबोरेटरी स्पेस लॉरस लैब्स से जुड़ी हुई डीप डाइव रिसर्च, और 3 फैक्टर्स जो अभिषेक हमें बता रहे थे। फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की अगर बात करेंगे, रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जेनरिक सेगमेंट और CDMO स्पेस है, और CDMO स्पेस में आगे भी ग्रोथ ड्राइवर्स जो है पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस पॉजिटिव, ग्रोथ को लेकर ड्राइवर्स कई सारे, जिसके चलते लॉरस लैब्स इस वक्त हमारे फोकस रेडार पर हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स और साथ साथ नेगेटिव्स दोनों ही आपके सामने, यानी कि कंसर्न्स भी आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन मार्जिन के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे लगातार बढ़त का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। और पिछले 1 महीने की चाल लॉरस लैब्स की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी इजाफा, स्टॉक स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट पॉजिटिवली ही दिखाया जा रहा है, और यहाँ से फंडामेंटल्स और भी ज़्यादा मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। हमारी डीप डाइव रिसर्च फार्मा हेल्थ केयर लेबोरेटरी स्पेस से जुड़ी कंपनी लॉरस लैब्स पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब कुणाल बोथरा हमारे स्क्रीन पर आपको दिखेंगे, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, मार्केट पर उनकी राय जान लेते हैं। एंड कुणाल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत काफ़ी वॉलेटाइल हुई मार्केट की, रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। वी कांट फॉरगेट इट्स अ फ्राइडे सेशन, लास्ट सेशन, और कल की वॉलेटिलिटी के बाद आज के सेशन में पार्टिसिपेशन तो कम ही होगा। कैसे देख रहे हैं मार्केट को आप? पार्टिसिपेशन कम होगा, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होगी, लेवरेज पोजीशंस कट होंगे, काफ़ी सारे जो हम बोलते हैं ना ट्रेडिंग मनूवर्स जो होते हैं वो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे। कल मेरा ये आकलन था, मैंने इटनाउ में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,500 के आसपास इंडेक्स आना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2-4 दिन में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक स्टॉल आ गया था मार्केट्स में। तो RBI पॉलिसी के बाद में जो एक अच्छा उछाल आया था, उसके बाद में हम देख रहे थे ज़्यादा फॉलो थ्रू अप मूव नहीं देख रहे थे। इनफैक्ट इंडिविजुअल सेक्टर्स में हम एक्चुअली पोजीशंस को प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ देख रहे थे। तो ये एक इंडिकेशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक मीन रिवर्जन मोड में आएगा। बट मेरे अनुमान से आई थिंक आने वाले 1 वीक में ये कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग जो करेक्शन ये सेटल हो जाना चाहिए, और वहाँ पे एक अच्छी कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जानी चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद में काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, जैसे कि PSUs, डिफेंस, ये सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक इंट्राडे लोज से, ओपनिंग लोज से एक छोटा सा बाउंस बैक आया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी इंटैक्ट है अपसाइड में। ये करेक्टिव वेव है। अगर ये वेव 24,200 और 24,500 के आसपास में
ये वेव मेरे अनुमान से आई थिंक एंड हो जाना चाहिए, वहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए इंडेक्स में। ठीक है, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन कुणाल को स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अगर आप हमें दे पाए तो एक बायोकॉन यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। बायोकॉन मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है, बिकॉज अगर हम लास्ट कपल ऑफ डेज से देखें तो ये स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, वहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आ रहा है। 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए, यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 370 का, स्टॉप लॉस 340 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बाय डॉक्टर रेड्डीज पे, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 1355-60 के आसपास डॉक्टर रेड्डी ट्रेड कर रहा है, तो 1400 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1345 का। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, लेकिन इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरावट कुणाल आज के सत्र में दिखी है। कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सभी स्टॉक्स 3 से 4% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया, गिरावट के बाद मौके बनेंगे ऐसा कोई स्टॉक? कैनरा बैंक आई थिंक आज एक्स डिविडेंड हुआ है, मेरे अनुमान से आई थिंक 3 या 4 रुपए का डिविडेंड था कैनरा बैंक में, तो आई थिंक उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गैप डाउन हुआ है स्टॉक में, प्राइस एडजस्टमेंट है। बट अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेरे अनुमान से बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, बिकॉज हम इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये सारे परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा दमकम दिखाया था लास्ट 3-4 महीने में जब वो मार्च लो से रिकवर कर रहे थे। तो अगर इनमें 5% 7% की एक गिरावट आती है या अपने स्विंग हाई से स्टॉक करेक्ट करते, मेरे अनुमान से बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है पोजिशनल ट्रेडर के लिए। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेवलप होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है, इस स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी राय इस वक्त मार्केट पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे पर एक ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। स्थिति का कल से ही वो जायज़ा ले रहे थे, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद पहुंचकर पूरी की पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेते हुए घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वहां पर लगातार बातचीत, ऑब्जर्वेशन और जायज़ा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त लेते हुए। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा हादसा कल अहमदाबाद में हुआ। एयर इंडिया का विमान जो है वो घटनाग्रस्त हुआ और इस बड़े हादसे में काफ़ी बड़ा डैमेज इनफैक्ट होता हुआ दिखा। और ये हादसा जब विमान घटनाग्रस्त हुआ, विमान क्रैश हुआ, तो मेडिकल कॉलेज की मेस पर भी यहाँ पर विमान के कुछ पुर्जे जो थे वो गिरे थे और वहाँ पर भी डैमेज। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खास वहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँच चुके और पूरी की पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेते हुए ट्वीट कर उन्होंने अपना दुख, अपना शौक भी जताया था। उन्होंने कहा था कि दिल दहला देने वाली घटना है ये अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस डालते हैं। और एमसीएक्स सरप्राइजिंगली आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि एक्शन के साथ कामकाज दिखा रहा है। आदित्य, कल एक खबर आई थी, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग जो है वो अब एक सच्चाई बन चुकी है और ये सच्चाई एमसीएक्स के साथ ही शुरुआत भी हुई थी। सेबी ने सबसे पहले एमसीएक्स को अप्रूवल दिया था, लेकिन कल एनएसई को भी सेबी की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव लॉन्च करने को मंजूरी मिल गई थी और इसका एक इफेक्ट जो है एमसीएक्स के स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ दिखा था। कल एक्सचेंज एंसिलरी से जुड़े तमाम स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव था और इसमें बीएसई लिमिटेड भी एडअप हुआ था। ऑफकोर्स वहां पर एएसएम फ्रेमवर्क के कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिले थे, वो पॉइंट्स ट्रिगर होते हुए जरूर नजर आए थे। लेकिन आज एमसीएक्स वापस से करीब 1.5% की तेजी दिखा रहा है। एक्सचेंज एंसिलरी की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? मानसी, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे लॉन्ग एडिशन करने का। पहले हम एमसीएक्स की बात कर लेते हैं, फिर हम बीएसई की भी चर्चा कर लेंगे। तो एज अ डिस्क्लोजर पहले तो मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि दोनों स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड है, तो उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है। अब हम एमसीएक्स की डिटेल में थोड़ी चर्चा कर ले तो अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉन्ग करने का। स्टैगर्ड बाइंग करना चाहिए, नीचे 7200 7100 तक का बहुत अच्छा सपोर्ट है। 50% अभी लॉन्ग करे और अगर आपको थ्रू आउट द डे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलती है या नेक्स्ट वीक हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलती है 4700 के आसपास, तो फ्रेश एडिशन करना चाहिए। यहाँ पे टारगेट 8000 के ऊपर आएंगे। पहला टारगेट 8200 का रहेगा, उसके ऊपर 8500 के टारगेट्स बनते हैं एमसीएक्स में, तो 8500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। मीडियम टर्म आउटलुक रखे, इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखिए इसको, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी खासी चाल आ चुकी है। तो यहाँ से ग्रेजुअल एंड स्लो अप मूव आएगा, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। अब अगर हम बीएसई की चर्चा कर ले तो बीएसई में भी हमने देखा है कि आने वाले पिछले दिनों में एक करेक्शन देखने मिला था हमें। 3000 के लेवल से स्टॉक प्रोडक्ट थे, ऑलमोस्ट 2700 के लेवल्स को टेस्ट किया आज।
20 डीएमए के आसपास सपोर्ट लिया है मानसी, और हमने ये देखा है लगातार बीएससी में थोड़ी बहुत गिरावट के बाद स्टॉक एक वापस से अपमूव स्टार्ट करता है और वहाँ पे नए हाइज बनाता है। ये करीबन फोर्थ टाइम है जहाँ पे बीएससी ने एक अप मूव में इंटरमीडिएट करेक्शन किया है और यहाँ से वापस से थमता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए बिल्कुल। आज का लो है, उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाए, 2650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे बीएससी में और फ्रेश लॉन्ग एडिशन करे। यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में 3000 के ऊपर के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। 3200 से लेकर 3300 के टारगेट्स यहाँ पर आएंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी बहुत ही फेवरेबल लग रहा है बीएससी, और करंट लेवल्स पे फ्रेश एडिशन करनी चाहिए। फ्रेश एडिशन की राय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, फेवरेबल हैं। 3000 और 3300 के टारगेट्स यहाँ पर नज़र आते हैं आने वाले दिनों में। इसके चलते ये एंट्री अपॉर्चुनिटी है। 2728 के लेवल्स पर एक बार एंट्री के बारे में सोचा ज़रूर जा सकता है। बीएसई लिमिटेड पे इंडेक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल फ्लैट कामकाज आज के सत्र में, और ये फ्लैट कामकाज टूवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला है। निफ्टी के चार्ट्स को एक बार स्क्रीन पर लेकर आएँ, और बैंक निफ्टी बेंचमार्क साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नज़र होनी चाहिए। 24,643 के लेवल्स पर आप चार्ट को अगर आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट इस वक्त नजर आ रहा है। बिकवाली का दबाव बैंक निफ्टी में भी, चार्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए कितना फ्लैट। 600 अंकों की बिकवाली यहां पर भी नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स और सेंसेक्स में भी बिकवाली का दबाव, छोटी मजौले स्टॉक्स में भी। लेकिन डिफेंस का खेमा जो है अब धीरे धीरे वार्म अप होता हुआ इस वक्त अगर आप देखेंगे डिफेंस स्टॉक्स में एक्शन नजर आ रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BEL, HAL, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं 2.5%, 3% के गेन्स हैं। BEML और मिश्र धातु निगम को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। यहाँ पर भी 1.5% तक की तेजी का रुझान देखने को मिला है। शिप बिल्डिंग स्पेस भी यहाँ पर मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट डिफेंस स्टॉक्स है जो कि फोकस रेडार पर है, एक्शन वहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का टेक्सचर जो है इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे वीक है, और स्टॉक्स वाइज और सेक्टर वाइज भी अगर देखेंगे हर सेक्टर में इस वक्त बिकवाली का दबाव है। ये एक आध कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि शिप बिल्डिंग और डिफेंस का खेमा, साथ ही ऑयल प्लेयर्स लाइक ONGC ऑयल इंडिया जहां पर एक्शन है। इसके अलावा मार्केट का ट्रेंड जो है टुवर्ड्स डाउन साइड ही ज़्यादा विजिबल नज़र आता है। वेदांता लिमिटेड के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे, और हरीश, वेदांता में स्टॉक आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इस तेजी को कैसे प्ले आउट करना चाहिए, और क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है एट प्रेजेंट डे हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ? हरीश शायद हमारे साथ नहीं है। आदित्य, आपसे क्विक टेक वेदांता पर। मानसी, बहुत अच्छी चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। स्टॉक ने अपने 200 डीएमए को टेस्ट किया। आज 20 डीएमए भी वहीं पर होता है, और वहां से एक रिवर्सल देखने मिला है हमें स्टॉक में। डेफिनेटली स्टॉक में एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन लेना चाहिए करंट लेवल्स पे। ऊपर के लेवल्स पे हमको यहाँ पे 490 से लेके 500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और नीचे में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 445 का लगाना है। अगर इंट्राडे टारगेट्स की हम बात करें तो 480 के इंट्राडे टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए विद अ स्टॉप लॉस एट 445, 450 ऑन द डाउन साइड, और आने वाले दिनों में शायद इससे हायर लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। इसके साथ एक और स्टॉक एडिशन हम कर सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक, जो कि हाल फिलहाल में काफी चर्चा में था और एक अच्छा अपमूव देखने मिला था हमें। उसके बाद एक छोटी प्रॉफिट टेकिंग देखने के बाद आज वापस से थोड़ा बहुत उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो वेदांता के साथ साथ मेरी नज़र हिंदुस्तान जिंक पे भी रहेगी, उसमें भी एक फ्रेश एडिशन करने के लिए देख सकते हैं। 575 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग है, और 510 के स्टॉप लॉस का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 510 के लेवल्स पे। जिंक, वेदांता दोनों पर आदित्य अपनी राय हमें दे रहे हैं, लेकिन जुबिलेंट ग्रुप कंपनीज में भी एक इम्पैक्ट आज के सत्र में प्रमोटर सेल की खबर आती हुई दिखी थी, और इस वक्त न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट फूड के चार्ट्स पर। तपन, क्विकली एक टेक आपसे जुबिलेंट कैटेगरी के स्टॉक्स। जुबिलेंट इंग्रेविया देखिए 7% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ, 0.5% के गेंस जुबिलेंट फूड में भी। तो ये जो जिस तरह से प्रोमोटर स्टेप ले रहे हैं, आई थिंक ये एक तरह से कंपनी के लिए अच्छा है, और वो भी डाइवर्सिफाई करे। जैसे मैंने सुना कि कोको कोला बॉटल में वहां वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इनवॉल्व दोनों कंपनी के लिए अच्छा, और वो आपको दिख भी रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे 6.8% से ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है। ओवरऑल अगर आप जुबिलेंट फूडवर्क की भी बात करो ना, बहुत समय के बाद वो वापस ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि FMCG ऑफ कोर्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काफी अच्छी खासी अभी तेजी देख सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन है, और वहां लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे बहुत समय के बाद एक अच्छा खासा डिमांड बढ़ेगा, और वो आपको ओवरऑल दिख रहा भी है जिस तरह से प्राइसेस बढ़े। तो मेरे हिसाब से ये पूरा ग्रुप जुबिलेंट एट द एंड ऑफ द डे एक अभी सुर्खियों में है, एंड आई थिंक व्हाटएवर स्टेप्स आर देयर, इट इज गुड फॉर द कंपनी।
चलिए जुबिलियंट ग्रुप स्टॉक्स पर ये इस वक्त जो इम्पैक्ट है उस पर एक राय तपन की तरफ से। तपन जी, आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी और कमजोरी में हमारा साथ देने के लिए, हमारे मार्केट व्यूवर्स को हैंड होल्डिंग कर आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। डीप डाइव रिसर्च का कैंडिडेट लॉरस लैब, हमारी दी खबर के ठीक बाद स्टॉक में पॉजिटिव आउटलुक भी नजर आ रहा है। हमारे व्यूवर इंटरेस्ट के लिए आपको बता दें, डीप डाइव रिसर्च कैटेगरी में आज लॉरस लैब पर हमने डीप डाइव रिसर्च की और उसके ठीक बाद स्टॉक में एक इम्पैक्ट पॉजिटिव इस वक्त शुरुआत तो एटलीस्ट होती हुई नजर आई है। लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस हैं और इस कमजोरी में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल फ्रंट से भी हैं, जो कि इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10 के बाजार की शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत सीधा हेडलाइंस के साथ।